U6 हिंदी अध्याय 51 लकड़ी का भंडारण _1। अगले दिन मिस्टर ज्वांग, जो शायद ही कभी जल्दी उठते थे, ने मोहुआ को देखा और उसे इशारा करके बुलाया, मोहुआ मेरे साथ आओ। श्री ज्वांग मोहुआ को अपने अध्ययन कक्ष में ले आए और पूछा, आपने कितनी बार 3 प्रतिभाओं के निर्माण का अभ्यास किया है। मोहुआ के मन में श्रीमान ज्वांग के प्रति गहरी कृतज्ञता थी और वह कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था, लेकिन ताओवादी स्तंभ के साथ उसका संबंध कुछ रहस्यमय था और उसे इसके बारे में बात करना मुश्किल लग रहा था। हालांकि वह झूठ भी नहीं बोलना चाहता था, इसलिए उसने ईमानदारी से कहा, सज्जन, मैंने कागज पर 3 या 4 बार इसका अभ्यास किया, फिर सपनों में 7 या 8 बार। उसने सच कहा, बस ताओवादी स्तंभ को छोड़ दिया। श्री ज्वांग थोड़ा चौंके, आपके सपनों में? हाँ, मोहुआ ने उत्तर दिया, सो जाने के बाद मैं अपने सपनों में आकृतियां बनाना जारी रख सकता हूँ। मोहुआ की ओर देखते हुए श्री ज्वांग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उन्हें उसका भाव गंभीर लगा। उसकी आंखें इतनी स्पष्ट थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनमें अपना प्रतिबिंब देख सकता है। श्री ज्वांग ने हंसते हुए कहा, मैं समझ गया। देखो क्या? मोहुआ ने श्री जून को हैरान होकर देखा। कुछ क्षण विचार करने के बाद श्री ज्वांग ने मोहुआ की ओर मुड़कर निर्देश दिया, चलो इस बातचीत को हम दोनों के बीच ही रहने देते हैं। आगे से चाहे कोई भी पूछे, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, और सपने में तो बिल्कुल भी ड्राइंग फॉर्मेशंस के बारे में कुछ मत कहना। अगर कोई और जांच करे तो क्या होगा? यदि वे आगे पूछताछ करते हैं, तो आप बस यही कहेंगे कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने ध्यान तकनीकें सीखी हैं, इसलिए आपने जल्दी ही फॉर्मेशन सीख लिए हैं। और अगर वे मुझसे ध्यान तकनीक के मंत्र बिंदु के बारे में पूछे तो क्या होगा? श्री ज्वांग ने बेपरवाही से जवाब दिया, अगर आप इसे देने से बच सकते हैं, तो मत दीजिए। अगर वे आपसे इसे जबरदस्ती देने की कोशिश करें, तो आप उन्हें मार डालिए। अगर आप उन्हें मार नहीं सकते या हरा नहीं सकते और बच नहीं सकते, तो उन्हें ध्यान तकनीक दे दीजिए। मंत्र बिंदु बाहरी चीजें हैं, आपका जीवन आपका अपना है। मोहुआ ने एक पल सोचा, उसे लगा कि इसमें कुछ समझदारी है, लेकिन फिर भी उसने पूछा, लेकिन क्या होगा यदि कोई व्यक्ति ध्यान तकनीक सीखता है और पाता है कि इससे ध्यान सूत्रीकरण सीखने में कोई तेजी नहीं आती? उस मामले में? श्री ज्वांग ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, तुम ये दावा तभी कर सकते हो कि तुम्हारे पास असाधारण प्रतिभा है, एक आइडेंटिक मेमोरी है, और यह कि तुम कुछ बार फॉर्मेशन देखने के बाद ही उनमें महारत हासिल कर सकते हो। याद रखो, जब तुम ऐसा कहोगे, तो तुम्हें अहंकारी होना होगा, एक तिरस्कारपूर्ण रवैया अपनाना होगा, मानो तुम सबसे श्रेष्ठ हो, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि तुम लाखों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। एक तिरस्कारपूर्ण रवैया? मैं इसे एक बार करूंगा, देखो और मुझसे सीखो। ऐसा कहने के बाद श्री ज्वांग का सामान्य सुस्त व्यवहार बदल गया, मानो कोई नीला ड्रैगन अपना सिर टिकाए अचानक उठ खड़ा हुआ हो, एक गर्व, आत्मा महत्वपूर्ण भाव और एक तिरस्कारपूर्ण नजर का प्रदर्शन करते हुए, मानो सभी पहाड़ उसके नीचे हों। कुछ क्षण के अहंकार के बाद श्री ज्वांग का व्यवहार सामान्य सुस्ती पर लौट आया और उन्होंने मोहुआ से कहा, बस ऐसे ही, जब भी समय मिले इसका अभ्यास करो। मोहुआ अंदर से बहुत हिल गया था। श्री ज्वांग आमतौर पर एक ऋषि की तरह दिखते थे, लेकिन जब बकवास और दूसरों को धोखा देने की बात आती थी, तो वे बिल्कुल स्पष्ट होते थे। जब मोहुआ अकेला होता था, तो वह तालाब के किनारे खड़ा हो जाता था, अपने हाथों को कमर पर रखता था, अपनी छाती फुलाता था और घमंडी दिखने की कोशिश करता था, लेकिन वह कभी भी मिस्टर ज्वांग जितना प्रभावशाली नहीं लग पाता था। ऐसा लगता है कि साधना एक गहन अध्ययन है। ये सिर्फ साधना और निर्माण के बारे में नहीं है, मुझे इस सज्जन से और भी बहुत कुछ सीखना है। मोहुआ ने संकल्प लिया कि जब भी उसके पास खाली समय होगा, वह दिखावा करने की कला में निपुणता हासिल करेगा। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, मोहुआ ने मिस्टर ज्वांग को अलविदा कहा और घर चला गया। मोहुआ के जाने के बाद मिस्टर ज्वांग बांस के मंडप में आराम कुर्सी पर लेटे विचारों में खोए रहे। बूढ़ा कुई अकेले शतरंज खेल रहा था। मंडप में हल्की हवा बही और काफी देर तक मौन चिंतन के बाद श्री ज्वांग ने अचानक कहा, यह सही नहीं है। बूढ़े कुई ने अपनी पलकें उठाई, क्या ठीक नहीं है? लड़का, मोहुआ। बूढ़े कुई ने मिस्टर ज्वांग की ओर देखा, तुम्हें लगता है कि उसने सच नहीं बताया? उसने सच कहा या नहीं, यह ज्यादा मायने नहीं रखता। कुछ बातें खुलकर कहने लायक नहीं होती। तो फिर समस्या क्या है? उसने बहुत जल्दी सीख लिया है, श्री ज्वांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। बूढ़ी कुई थोड़ा स्तब्ध रह गई, क्या तुमने ये पहले नहीं कहा था?
श्री जुआंग ने कहा, मेरे मानद शिष्य के रूप में उन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया है और उनके कारण परेशानी आने की संभावना है। बूढ़े कुई ने एक धुन बजाई, उसने इतनी जल्दी नहीं सीखा। मो हुआ की स्वाभाविक प्रतिभा और समझ अभी भी तुम्हारी तुलना में बहुत कम है। कई कुलीन परिवार के वंशजों की तुलना में वह भी काफी पीछे है। श्री जुआंग ने सिर हिलाया, आप उनकी इस तरह तुलना नहीं कर सकते। कुलीन कुलों की अपनी नींव और विरासत होती है। छोटी उम्र से ही इसमें डूबे रहने पर एक सूअर भी आम लोगों की तुलना में ज्यादा तेजी से फॉर्मेशन सीख सकता है। जहां तक मेरी बात है, श्री जुआंग ने उदासीनता से कहा, ताओ साधना जगत में जिनकी जन्मजात प्रतिभा मुझसे ज्यादा है, उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। ये स्वाभाविक है कि वे मेरे सामने कुछ भी नहीं है। श्री जुआंग ने अहंकारपूर्ण किंतु शांत स्वर में बात की। अफसोस की बात यह थी कि उसकी चापलूसी करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बूढ़ा कोई बिना सिर उठाए शतरंज खेलता रहा। मिस्टर जुआंग को महुआ की थोड़ी याद आ रही थी। अगर महुआ यहां होता तो उसकी आंखें बेशक प्रशंसा से भर जाती। श्री जुआंग ने आह भरते हुए कहा, आखिरकार महुआ अलग है। एक ढीले साधक के रूप में जन्म लेने, बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि या विरासत के, उसका प्रशिक्षण का बुनियादी ज्ञान बहुत कमजोर है। अगर प्रशिक्षण में उसकी दक्षता बहुत तेजी से बढ़ती है तो यह निश्चित रूप से अवांछित ध्यान आकर्षित करेगा और घातक मुसीबत का कारण भी बन सकता है। आप भी आगे की सोचते हैं और परिणामों पर अभी विचार करते हैं, जो कि कुछ हद तक दुर्लभ है, ओल्ड कुई ने एक मुस्कान के साथ कहा जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी। श्री जुआंग ने आलस से हाथ बढ़ाया, जंगल में पेड़ जैसे ही खड़ा होता है, हवा उसे नष्ट कर देती है। मैं अतीत में प्रतिभा को छिपाने और गुमनामी को पोषित करने के सिद्धांत को नहीं समझ पाया और आगे के बारे में नहीं सोचा, इसीलिए मुझे नुकसान उठाना पड़ा। तो तुम क्या करने की सोच रहे हो? उसे पढ़ाना बंद कर दोगे? श्री जुआंग बांस की कुर्सी पर लेटे हुए अपनी उंगलियों से आर्मरेस्ट को हल्के से थपथपाते हुए बोले, मुझे अभी भी उसे सिखाना है। मेरा शिष्य बनने के बाद भले ही वह प्रत्यक्ष शिष्य न हो, वह इतना कम नहीं सीख सकता। वरना अगर दूसरों को पता चल गया तो मेरी प्रतिष्ठा धूमिल होगी और मेरे संप्रदाय की बदनामी होगी। बूढ़ी कुई बोली, तुम्हें तो कभी ऐसी घमंड की परवाह नहीं थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, व्यक्ति अपने चेहरे की देखभाल करने लगता है। बूढ़े कुई ने सुस्त मिस्टर जुआंग की ओर देखा, मुझे लगता है कि यह जरूरी नहीं है। श्री जुआंग ने बूढ़े कुई की बात को अनसुना कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे गहरी सोच में डूबे हों या शायद बस ऊब रहे हों। बूढ़ा कुई हमेशा की तरह शतरंज खेलता रहा। रात गहराती गई और शाम की हवा पहाड़ों से टकराने लगी, जिससे पेड़ और झाड़ियां हिलने लगीं। अचानक श्री जुआंग ने अपनी आंखें खोली, रात से घिरे जंगल में देखते हुए धीरे से बुदबुदाया, जैसे पेड़ जंगल में खड़ा है, हवा उसे नष्ट कर देगी। इसलिए यदि पेड़ जंगल में नहीं खड़ा है तो हवा उसे नष्ट नहीं कर सकती। बूढ़े कुई ने असमंजस के भाव से उसकी ओर देखा, जबकि श्री जुआंग की निगाहें लहराते जंगल पर टिक गईं और उन्होंने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, पेड़ को जंगल में छिपा दो तो वह दिखाई नहीं देगा। बूढ़ी कुई ने भौहें चढ़ाईं। श्री जुआंग की नजर जंगल से आगे बढ़कर आंगन के द्वार पर टिक गई। हर सुबह बाई भाई बहन पहाड़ पर घूमने आते थे। ये दोनों बच्चे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे, सचमुच जंगल के सबसे बेहतरीन पेड़ थे। अगली सुबह हमेशा की तरह बाई भाई बहन पहाड़ पर दर्शन करने आए, लेकिन अन्य दिनों के विपरीत जब वे द्वार पर पहुंचे और अपना सम्मान व्यक्त किया तो आमतौर पर बंद रहने वाला बांस का द्वार अचानक खुल गया। उसी समय गेट के सामने भूलने वाला निवास का साइनबोर्ड दिखाई दिया। गेट के पीछे एक प्रांगण था जिसमें टिड्डी के पेड़ आसमान तक फैले हुए थे, बहते पानी के ऊपर छोटे पुल थे, धुंध के बादल पूरे क्षेत्र को घेरे हुए थे जो अमरता की आभा बिखेर रहे थे। बाई जिशेंग ने आश्चर्य से कहा, आंटी जू, आंगन का दरवाजा खुला है। क्या इसका मतलब है कि मिस्टर जुआंग हमसे मिलने को तैयार हैं? हमेशा शांत रहने वाली आंटी जू भी एक पल के लिए हिल गईं, ऐसा ही लगता है। फिर उसने मन ही मन सोचा, यह अच्छी बात है कि श्री जुआंग हमसे मिलने को तैयार हैं। भले ही वे अभी युवा गुरु और युवा मालकिन को शिष्य के रूप में न लें, वे कम से कम उनके साथ सेवा तो शुरू कर ही सकते हैं। युवा गुरु और युवा मालकिन की प्रतिभा को देखते हुए श्री जुआंग देर सवेर मान ही जाएंगे। बाई जिशिन थोड़ा असहज लग रहा था। उसने अपनी बहन की ओर देखा और देखा कि बाई जिक्सी का नाजुक चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था, किसी भी अनावश्यक भावना से रहित। बाई जिशिन की आंखों में परेशानी की एक झलक दिखाई दी और फिर वह चुपचाप अपनी बहन के सामने आ गया, उसे बचाते हुए आंगन में कदम रखा।
आंगन का दृश्य तीनों की कल्पना से अलग था, शांत किंतु बहुत सहज। एक तालाब और एक दृश्य साधारण रूप से अद्वितीय थे। आध्यात्मिक शक्ति में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, किसी महान साधक के निवास जैसा बिल्कुल नहीं था। मिस्टर ज्वांग भी उनकी उम्मीदों से अलग थे। हालांकि वे दिखने में सुंदर और आकर्षक थे और समय के उतार चढ़ाव को झेलने में सक्षम थे, फिर भी उनमें वह स्वभाव नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। चाची जू की अभिव्यक्ति सम्मानपूर्ण थी क्योंकि वह अपने दिल में विचार कर रही थी। जाने से पहले उस महिला ने उसे एक चित्र दिखाया था जिसमें वह आदमी एक पहाड़ की चोटी पर अपने हाथ पीछे करके खड़ा था, मानो पूरी तरह से खुली हुई अमर तलवार हो। उसकी उपस्थिति घमंडी और तिरस्कारपूर्ण, मानो वह अकेले ही स्वर्ग के नीचे सब पर राज करता हो, इतनी भयावह थी कि उसे सीधे देखना भी मुश्किल था। अब श्री ज्वांग एक बांस की कुर्सी पर लेटे हुए थे, आलस्य से हिल रहे थे, बहुत आलसी लग रहे थे। यदि यह चित्र न होता तो कोई भी यह मानने से इनकार कर देता कि वे एक ही व्यक्ति हैं। इसके बावजूद चाची जू ने जरा सा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की और उन्होंने श्री ज्वांग को आदरपूर्वक एक टोकन और एक जेड स्लिप भेंट की। महिला ने जाने से पहले मुझसे ये टोकन और यह पत्र आपको देने के लिए कहा था और कहा था कि जैसे ही आप इन्हें देखेंगे आप समझ जाएंगे, चाची जू ने कहा। श्री ज्वांग ने टोकन और फिर जेड स्लिप को देखा, हल्के से हंसे और कहा, सचमुच मेरी एक अच्छी छोटी बहन है। ऐसे भी वो मेरा ख्याल रखती है और मुझे परेशान करना नहीं भूलती। मिस्टर ज्वांग ने आंटी जू की ओर मुंह किया, जब समय मिले तो अपनी मालकिन के लिए एक संदेश जरूर ले आना। औरतें बहुत जल्दी उम्र बढ़ा लेती हैं। चाची जू ने अपना सिर नीचे झुका लिया और जवाब देने की हिम्मत नहीं की। श्री ज्वांग ने बाई जिशिंग और बाई जिक्सी की ओर देखा और सिर हिलाया। दोनों की योग्यता वास्तव में उत्कृष्ट है, इसके लायक। श्री ज्वांग बीच वाक्य में ही रुक गए। आंटी जू को समझ नहीं आया कि मिस्टर ज्वांग क्या कहना चाहते थे, लेकिन ये देखकर कि उन्होंने बाई जिशिंग और बाई जिक्सी की प्रतिभा की सराहना की, वे खुशी से फूली नहीं समाई। तो मिस्टर ज्वांग, मैं प्रत्यक्ष शिष्यों को स्वीकार नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा एक नामित शिष्य को। श्री ज्वांग ने जेड स्लिप नीचे रख दी। अगर आप तैयार हो तो रुक सकते हैं, अगर नहीं तो जा सकते हैं। यह महिला की उम्मीदों के अनुरूप था। चाची जू को जाने से पहले महिला के शब्द याद आ गए। मेरा बड़ा भाई जिद्दी है, एक बार जो वादा कर दे उसे पूरा जरूर करता है। अगर वादा न करे तो भीख मांगने का कोई फायदा नहीं, लेकिन उसका दिल नरम पड़ सकता है। अगर वो मान जाए तो उसे धीरे धीरे मना लेना। अगर वो किसी प्रत्यक्ष शिष्य को स्वीकार नहीं करता तो नामित शिष्य बने रहना ठीक है, और अगर वो किसी को नामित शिष्य नहीं बनाता तो चाय पानी परोसना भी ठीक है। जब तक उसे पुराना स्नेह याद रहेगा, देर सवेर वो जिक्सी और जिशिन को स्वीकार कर ही लेगा। आंटी जू ने तुरंत कहा, सज्जन द्वारा नामित शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाना पहले से ही ईश्वर प्रदत्त अवसर है, हम इसके लिए तैयार कैसे नहीं हो सकते। हम, श्री ज्वांग ने सिर हिलाया, तो फिर औपचारिकताएं छोड़ दें, मुझे बस जेंटलमैन कहें और यही काफी होगा। बाई जिशिंग और बाई जिक्सी ने श्री ज्वांग को घुटनों के बल बैठकर सलामी दी और कहा, नमस्कार सज्जन। श्री ज्वांग ने दोनों बच्चों की ओर देखा, उनकी अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए दूर हो गई। उसने धुंधले ढंग से दो छोटे बच्चों को देखा, एक सुंदर लड़का और एक सुंदर लड़की, जो सफेद बालों वाले एक वृद्ध व्यक्ति को सम्मान दे रहे थे, और बच्चों की कोमल आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं, नमस्कार गुरुजी। श्री ज्वांग अपने चेहरे पर आत्मा उपहासात्मक भाव लिए होश में आए और आगे बोले, यहाँ मेरे इतने नियम नहीं हैं। तुम्हारी माँ की प्रशिक्षण में दक्षता भी काफी है, उन्हें तुम्हें वो सब सिखा देना चाहिए था जो तुम्हें जानना चाहिए, और चूंकि तुम प्रशिक्षण में दीक्षा लेने की उम्र पार कर चुके हो, इसलिए अब तक तुम दोनों को कुछ आधार मिल जाना चाहिए था। बस खुद ही अध्ययन करो, और अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हो तो आकर मुझसे पूछो। लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं महान दाव को समझने के लिए अपनी आंखें बंद करूं तो मुझे परेशान मत करना। यहाँ मोहुआ नाम का एक और शिष्य है, आप उससे पहले ही मिल चुके होंगे। सब ठीक से मिलिए। इतना कहकर मिस्टर ज्वांग ने हाथ हिलाया, जाओ, तय समय पर पहाड़ पर चढ़ो और शाम 5 बजे उतर जाओ। बाकी समय तुम जो चाहो कर सकते हो। अगर कुछ अस्पष्ट हो तो मोहुआ को ढूंढ लो। बाई जिशिंग और बाई जिक्सी ने सलामी दी और फिर बांस के घर को छोड़कर आंगन में लौट गए। आंटी जू को लगा कि सब कुछ उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक सुचारू रूप से हो गया है, इतना सुचारू रूप से कि यह थोड़ा अव्यवस्थित सा लग रहा था। इसके अलावा वह ये नहीं समझ पा रही थी कि श्री ज्वांग ने पहले उनसे मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन इतने दिनों के बाद ऐसा करने के लिए सहमत हो गए,
और यहाँ तक कि बाई जिशिंग और बाई जिक्सी को प्रशिक्षु के रूप में आसानी से स्वीकार कर लिया। चाची जू ने भ्रम में भौहें चढ़ाईं। क्या ये वास्तव में हो सकता है जैसा कि मुहुआ, उस बच्चे ने कहा था कि श्री जुआंग के कार्य भाग्य द्वारा नियंत्रित होते हैं, कि श्री जुआंग को न देखना भाग्य के न आने के कारण है, और अब उन्हें देखने का मतलब है कि भाग्य आ गया है। चाची जू ने चलते हुए देखा कि मुहुआ बड़े पैगोडा पेड़ के नीचे एक नीची मेज पर फॉर्मेशन बुक्स पढ़ने में लीन थी। चाची जू ने महसूस किया कि श्री जुआंग द्वारा मुहुआ को प्रशिक्षु के रूप में लेने का कारण कुछ असाधारण होना चाहिए, और बाय जिक्सी और बाय जिशिंग दोनों भी जानना चाहते थे कि श्री जुआंग क्या सिखाते हैं। वे तीनों मुहुआ के पास पहुंचे और देखा कि वह ध्यानपूर्वक एक फॉर्मेशन बुक पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मुहुआ किताब पर ध्यान लगाए बैठा था, लेकिन जब उसने उन्हें आते सुना और ऊपर देखा तो बाय जिशिंग और उसकी बहन दिखाई दिए। उसने पूछा, क्या तुमने मिस्टर जुआंग को देखा है? चाची जू ने कहा, वास्तव में, और हमें युवा मास्टर को धन्यवाद देना चाहिए जो आपने पहले कहा था, अन्यथा हम कई दिनों तक व्यर्थ इंतजार कर सकते थे। मैं कोई यंग मास्टर नहीं हूं, मुझे बस मुहुआ कहो, मुहुआ ने हाथ हिलाते हुए कहा। और अगर किसी को धन्यवाद देना चाहिए तो वो है जेंटलमैन, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उस समय बाय जिशिंग खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, आप जो किताब पढ़ रहे हैं, क्या वह एलिमेंट्री ऑफ 5 एलिमेंट फॉर्मेशन है? मुहुआ ने सिर हिलाया। बाय जिशिंग ने अविश्वास से कहा, तुम मिस्टर जुआंग का अनुसरण कर रहे हो और सिर्फ इतना ही सीखा है। ये वो किताब है जिसका इस्तेमाल हमारे कबीले में 3-4 साल के बच्चे संरचनाओं से परिचय के लिए करते हैं। मुहुआ थोड़ा दुखी था। खुद से सवाल करना एक बात थी, लेकिन श्री जुआंग से सवाल करना स्वीकार्य नहीं था। मुहुआ ने जवाब दिया, तो क्या ये किताब 3 या 4 साल के बच्चों द्वारा लिखी गई है? बाय जिशिंग एक पल के लिए अचंभित रह गया। ऐसा नहीं है, हालांकि ये बुनियादी प्रशिक्षण पुस्तकें सरल लगती हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनमें से अधिकांश प्रशिक्षणों के पर्याप्त ज्ञान वाले महान साधकों द्वारा संकलित की गई हैं। चूंकि ये उन महान साधकों द्वारा संकलित हैं, तो मैं इन्हें क्यों नहीं पढ़ सकता? चीजें जितनी सरल होती हैं, उनमें उतने ही गहरे सिद्धांत निहित होते हैं। महानताओं परम सरलता है, जो अपने शुद्धतम रूप में लौटती है। यहाँ तक कि उच्च स्तरीय विशाल संरचनाएं भी सबसे बुनियादी संरचना प्रतिमानों से बनी होती हैं। मुहुआ ने श्री जुआंग की नकल करते हुए गहन और रहस्यमय भाव प्रस्तुत किया। हालांकि अपने सीमित अनुभव के कारण वह केवल 3 या 4 भागों का ही अनुकरण कर सका, लेकिन ये बाय जिशिंग को मूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त था। बाय जिशिंग ने अचानक मुहुआ को एक नई रोशनी में देखा, लेकिन एक क्षण बाद उसे फिर से संदेह हुआ और उसने कहा, आपकी साधना इतनी कम है, आप जिक्सी और मुझसे केवल 2 या 3 साल छोटे लगते हैं, लेकिन आप क्यूई शोधन की केवल तीसरी परत पर कैसे हैं? क्या आपको अब तक कम से कम 5वें या 6ठे स्तर पर नहीं होना चाहिए था? मुहुआ को लगा कि ये आदमी थोड़ा परेशान करने वाला है। पेट भर जाने पर तो बेकार की बातें ही होती हैं, उसे तो कल वाला ही पसंद था, भूखा, बोलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं। मुहुआ वास्तव में उससे परेशान नहीं होना चाहती थी, और बगल से चाची जू ने क्षमाप्रार्थी स्वर में कहा, मुझे खेद है, जिशिंग थोड़ा अक्खड़ हो सकता है, क्या मैं जान सकता हूं कि श्री जुआंग का प्रशिक्षु होने पर क्या करना चाहिए? बाय जिशिंग कुछ बहस करना चाहता था, लेकिन बाय जिक्सी ने उसे एक हल्की सी नजर से देखा, और जिशिंग ने अपने शब्दों को निगलने का फैसला किया। मुहुआ ने परवाह नहीं की और कहा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस रोजाना खुद अभ्यास और पढ़ाई करो। जब सज्जन के पास समय हो तो तुम जाकर सलाह मांग लेना, लेकिन ध्यान रखना कि सज्जन की नींद में खलल न पड़े। बाय जिशिंग खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, क्या सज्जन का निर्माणों का ज्ञान सचमुच गहरा है? मैं देख रहा हूं कि यह आंगन बिल्कुल साधारण है और इसमें किसी विशेष निर्माण का उपयोग नहीं होता। क्या एक निर्माण गुरु का निवास निर्माणों से आच्छादित नहीं होना चाहिए? मुहुआ ने प्रतिवाद किया, यदि श्री जुआंग का संरचनाओं के बारे में ज्ञान गहन नहीं था, तो आप उनके शिष्य बनने के लिए इतनी दूर क्यों गए? बाय जिशिंग ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि युवा मास्टर। चाची जू ने बाय जिशिंग को रोका, जिसे भी अपनी जबान फिसलने का एहसास हुआ, और उसने सहजता से कहा, क्योंकि मैंने इसके बारे में केवल सुना है और इसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। बाय जिशिंग को कुछ हद तक दोषी महसूस हुआ और फिर अपनी उपस्थिति को कमजोर करने के लिए खुद पर थोड़ा गुस्सा आया, इसलिए उसने अपनी छाती फुला ली और मुहुआ को घूरा। प्रशिक्षु बनने के पीछे संभवतः उनके अन्य उद्देश्य होंगे। मुहुआ ने मन ही मन सोचा और फिर बाय जिशिंग को नजरअंदाज कर दिया,
और ज्ञानवर्धक पुस्तक एलिमेंट्री ऑफ 5 एलिमेंट फॉर्मेशन पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। आज उसे यह पुस्तक पूरी करनी थी, और फिर कुछ प्रश्न होने के कारण उसने शाम को श्री जुआंग से मार्गदर्शन लेने की योजना बनाई। यदि वह बेकार की बातें करते रहे तो वह इसे पूरा नहीं कर पाएगा। बाई ज़िशेंग, चूंकि वह नया था और उसे नहीं पता था कि क्या करना है, इसलिए वह ऊब गया था। इसलिए बाई ज़िशी के साथ बैठ गया, आत्मा के पत्थर पकड़े हुए, और ध्यान और साधना करने लगा। जैसे जैसे वे साधना करते गए, एक धुंधली नीली आध्यात्मिक शक्ति ने उन्हें घेर लिया, जिसकी सघनता से यह संकेत मिलता था कि वे दोनों पहले से ही क्यूई शोधन स्तर के बाद के चरणों में होंगे। मोह हुआ मन ही मन प्रभावित हुआ और उसने स्वीकार किया कि कुलीन कुलों की विरासत वाकई आम साधकों से अलग थी। हालांकि वे मोह हुआ से सिर्फ 2-3 साल बड़े थे, फिर भी उनकी साधना उससे 4-5 छोटे क्षेत्र ऊपर थी। इसके अलावा बाई ज़िशेंग की पिछली टिप्पणियों से पता चलता है कि उनकी प्रतिभा और संरचनाओं में दक्षता भी बहुत अधिक थी। मोह हुआ ने मन ही मन सोचा, हमेशा हमसे बेहतर लोग होते हैं और इस स्वर्ग से भी आगे। अहंकारी नहीं होना चाहिए, लेकिन निराश भी नहीं होना चाहिए। अपनी साधना और संरचनाओं के अध्ययन में दृढ़ता से लगे रहना ही सर्वोत्तम है। मोह हुआ ने तुरंत अपना मन शांत किया और एक बार फिर फॉर्मेशन बुक्स पर ध्यान केंद्रित किया। पहाड़ों के बीच एक ठंडी हवा चली, जिसने पत्तियों को तितर बितर कर दिया, तालाब के पानी को हिला दिया, लहरें पैदा कर दी, और फिर सब कुछ एक बार फिर शांत हो गया। श्री जुआंग के आंगन में, जहां पहले केवल एक ही शिष्य रहता था, अब 3 शिष्य रहते थे। और मोह हुआ 3 पंजीकृत शिष्यों के बीच सबसे कम प्रत्यक्ष साधना, सबसे कम योग्यता और सबसे कम विशिष्ट व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। 5 तत्व निर्माण की प्राथमिक पुस्तक पढ़ने और श्री जुआंग से उनके प्रश्नों पर परामर्श करने के बाद शाम होने लगी और शाम का सूरज पहाड़ों पर छा गया, जिससे ये संकेत मिल रहा था कि घर लौटने का समय हो गया है। मोह हुआ ने मिस्टर जुआंग को अलविदा कहा और चौराहे पर बाई भाई बहनों को भी अलविदा कहा। फिर अपना स्टोरेज बैग कंधे पर लटकाए वो गोधूली में नहाए पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ा। बाई ज़िशेंग और बाई ज़िक्सी ने एक और पहाड़ी रास्ता लिया और आधे रास्ते में बाई ज़िशेंग मदद नहीं कर सके, लेकिन पूछ लिया, चाची जू, क्या आप बता सकती हैं कि मोह हुआ के पास किस प्रकार की आध्यात्मिक जड़ है? चाची जू एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, उनकी आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव को देखते हुए उनके पास एक छोटा सा 5 तत्व आध्यात्मिक मूल होना चाहिए, जिसकी गुणवत्ता बहुत कम और औसत से भी कम है, और ऐसा लगता है कि उन्होंने औपचारिक रूप से कोई साधना तकनीक सीखना भी शुरू नहीं किया है। एक साधारण लघु पंचतत्व आध्यात्मिक जड़, औसत से कम क्षमता वाली और ज्ञानोदय निर्माण पुस्तकों को देखते हुए बाई ज़िशेंग ने धीरे से कहा, मेरी और मेरी बहन जैसी योग्यताओं के बावजूद मिस्टर जुआंग हमें नामात्र के शिष्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार थे, और वह भी इसलिए क्योंकि उन्हें मेरी माँ का चेहरा भाता था। मोह हुआ नाम के उस लड़के में ऐसी क्या खूबी है कि मिस्टर जुआंग उसे नामात्र का शिष्य मान ले? मोह हुआ के शब्दों और व्यवहार को याद करते हुए आंटी जू की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर बोली, freewebnovel.com। श्री जुआंग के पास शिष्य बनाने के अपरंपरागत तरीके हैं और वे केवल योग्यता के आधार पर निर्णय नहीं करते। आंटी जू ने आगे बताया, इसके अलावा ताओ साधना का मार्ग लंबा है, केवल तात्कालिक गति पर ही विचार नहीं किया जा सकता। बच्चा, मोह हुआ संभवतः एक विमुक्त साधक पृष्ठभूमि से है। विमुक्त साधक कुलीन कुलों से भिन्न होते हैं क्योंकि उनकी कोई विरासत नहीं होती, उनका आधार बहुत कम होता है, और चाहे साधना हो या प्रशिक्षण, वे देर से शुरू करते हैं और धीमी गति से प्रगति करते हैं। प्रगति के मामले में उनकी तुलना कुलीन वंश के वंशजों से नहीं की जा सकती। बाई ज़िशेंग ने कहा, क्या ढीले साधकों और कुलीन कुलों के बीच का अंतर वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? यह अंतर न केवल बहुत बड़ा है, बल्कि यह कहना भी उचित होगा कि यह स्वर्ग और पृथ्वी जितना अलग है। चाची जू ने आह भरते हुए कहा, किसी कुलीन कुल की कोई भी अगोचर साधना तकनीक या निर्माण विरासत यदि किसी ढीले साधक के हाथों में सौंप दी जाए तो उसे पारिवारिक धरोहर माना जा सकता है। वंशजों को ज्ञान देने के लिए हमारे बाई परिवार की पुस्तकें उन सामान्य ढीले साधक शिष्यों को अपने पूरे जीवनकाल में देखने का अवसर भी नहीं मिल पाता। बाई ज़िशेंग मन ही मन आश्चर्यचकित था। आंटी जू ने फिर उसे चेतावनी दी, मोह हुआ की पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, अब तुम आधे सहपाठी हो। असंवेदनशील मत बनो, उससे झगड़ा मत करो और अपनी वाणी पर ध्यान दो, कहीं ऐसा न हो कि तुम मिस्टर जुआंग को नाराज कर दो। मैं समझता हूँ चाची जू, बाई ज़िशेंग ने समझदारी से जवाब दिया।
अगले दिन बाई भाई बहन भोर में पहाड़ पर चढ़ गए और श्री जुआंग के संरक्षण में मोहुआ के साथ अध्ययन करने लगे। बूढ़ी कुई ने मोहुआ की छोटी मेज के बगल में भव्य टिड्डी वृक्ष के नीचे 2 और पत्थर की मेजें रख दी। तीनों बच्चे अपनी अपनी साधना और पढ़ाई पर काम करते थे और शाम को वे सभी श्री जुआंग से जवाब मांगते थे। चाहे साधना का स्तर हो या संरचनाओं का ज्ञान, बाई भाई बहन मोहुआ से कहीं आगे थे। उनके द्वारा उठाई गई कई समस्याएं मोहुआ की समझ से परे थीं, लेकिन श्री जुआंग के सहज संकेत अक्सर सटीक बैठते थे। यद्यपि मोहुआ की समझ पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, फिर भी उसे परासरण से बहुत लाभ हुआ। जैसा कि मोहुआ ने सोचा, यह अच्छी बात थी कि श्री जुआंग ने बाई भाई बहनों को नामात्र के शिष्य के रूप में स्वीकार किया, अन्यथा कई ऐसे प्रश्न होते जिनका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था और वह ये भी नहीं जानती थी कि कहाँ से पूछना शुरू करें। अब चूंकि उसके पास प्रश्न पूछने के लिए कोई था और श्री जुआंग उत्तर देने के लिए, मोहुआ को बस ध्यानपूर्वक सुनने की जरूरत थी। और इस प्रकार वे तीनों मिलकर श्री जुआंग के नामात्र के शिष्य बन गए। अपना दिन साधना में बिताते, आकृतियां बनाते और फिर घर लौटने से पहले श्री जुआंग से अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए कहते। आम दिनों में तीनों ज्यादा बातें नहीं करते थे। जब मोहुआ पढ़ रही होती थी तो उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर होता था और उसके पास बेकार की बकबक के लिए समय नहीं होता था। बाई ज़िशेन कुछ हद तक घमंडी था और चूंकि मोहुआ ने उसके साथ बातचीत शुरू नहीं की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने भी मोहुआ से बात नहीं की, जबकि बाई ज़िक्सी कुछ हद तक अलग थलग थी और बात करने की शौकीन भी नहीं थी। इस तरह का जीवन 1 महीने तक चलता रहा, जब तक कि एक शाम दाहू और उसके 2 साथियों ने मोहुआ को ढूंढकर बताया कि कमल महोत्सव आ गया है और उसे उत्सव का आनंद लेने के लिए सड़कों पर टहलने के लिए आमंत्रित किया। कमल महोत्सव छोटा था, फिर भी काफी जीवंत था। ऐसा कहा जाता है कि यह तोंगशियान शहर में महान पुण्य के धनी एक साधक की स्मृति में मनाया जाता था और इसे एक परंपरा के रूप में स्थापित किया गया था, जिसके तहत हर साल इस समय धूप जलाई जाती थी और दूर से स्मृति संदेश देने के लिए 9 वक्र कमल के आकार के कीमती दीपक जलाए जाते थे। मोहुआ ने पूरा दिन फॉर्मेशन पेंटिंग में बिता दिया था, जिससे उसकी दिव्य इंद्रियां थक गई थी और उसने ध्यान तकनीक का 2 बार इस्तेमाल किया था, जिससे उस दिन उसका आगे इस्तेमाल करना संभव नहीं था। चूंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए वह अपनी 3 सहेलियों के साथ उस जीवंत दृश्य को देखने निकल पड़ी। पड़ोस के सुदूर बाईं ओर से गुजरते समय उन्होंने एक बड़े क्षेत्र वाले एकांत स्थान पर नवनिर्मित गुफानुमा आवास देखा, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सड़क पर स्थित कई निकटवर्ती घरों को खरीदकर ध्वस्त कर दिया गया हो और उनका पुनर्निर्माण किया गया हो। गुफा निवास के प्रवेश द्वार पर कोई चिन्ह नहीं था तथा प्रयुक्त स्लेटी ईंटें साधारण थीं, फिर भी यह खुलेआम खेती करने वाले किसानों के साधारण आवासों के बीच अलग से दिखाई देती थी। मोहुआ ने सोचा, यहाँ गुफा निवास कब दिखाई दिया? जियाओहू ने जवाब दिया, तुम बहुत दिनों से यहाँ नहीं आए हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। ये गुफानुमा घर लगभग 1 महीने से बना हुआ है। जियाओहू गुफा निवास की ऊंची दीवारों को देखकर आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसी गुफा निवास का निर्माण करने के लिए कितने आत्मा पत्थरों की आवश्यकता होगी? ये होना ही चाहिए। दाहू अपनी उंगलियों पर गिन रहा था, पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, और अंततः उसने अपना सिर खुजलाया। मुझे लगता है कि हजारों आत्मा पत्थर, शायद दसियों हजार, हजारों स्पिरिट स्टोन्स। शायद मैं अपने पूरे जीवन में इतना कुछ जमा नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम थोड़ी महत्वाकांक्षा नहीं रख सकते? आप महत्वाकांक्षी हैं, क्या आप इतना पैसा बचा सकते हैं? श्वांगहू ने कहा, मैंने कहा था कि तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, न कि तुम्हें आत्मा रत्नों को जमा करने की जरूरत है। ज्यादातर लोग जो अमर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, वे अमर नहीं बन पाते हैं ना। वे इसे हासिल करने से पहले ही चले जाते हैं। दाहू और श्याओहू ने सहमति में सिर हिलाया, ये सोचकर कि यह बात सही है। श्वांगहू ने उत्सुकता से कहा, ये जगह बाजार से बहुत दूर है और यहाँ आम किसान रहते हैं, फिर यहाँ इतना बड़ा गुफानुमा घर बनाने की क्या जहमत उठानी पड़ेगी? क्या उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत ज्यादा आत्मा पत्थर हैं? बिल्कुल, अगर मेरे पास इतने सारे स्पिरिट स्टोन होते तो मैं भी इतना बड़ा गुफा निवास बनाता। freewebnovel.com। तो तुम्हें क्या लगता है इस गुफा निवास का स्वामी कौन है? श्वांगहू ने मोहुआ की ओर मुड़कर पूछा, मोहुआ, क्या तुम जानते हो? मोहुआ ने अपना सिर हिलाया, मुझे कैसे पता चलेगा? जैसे ही तीनों बात कर रहे थे, गुफा निवास का मुख्य द्वार खुल गया। बाहर से एक आकर्षक भौहों वाला एक सुंदर लड़का, जेड जैसी नक्काशीदार एक नाजुक लड़की और घूंघट और सुंदर आकृति वाली एक महिला किसान निकली।
मोहुआ ने उन्हें एक नज़र में पहचान लिया। वे बाई भाई बहन और चाची जू थे। जब बाई भाई बहनों ने भी मोहुआ और उसके साथियों को देखा तो बाई जिशिंग एक पल के लिए रुक गया। मोहुआ, दाहू और अन्य सभी ने एक साथ मोहुआ की ओर देखा और मोहुआ भी दंग रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गुफा निवास के मालिक बाई परिवार के भाई बहन होंगे। बाई जिशिंग ने पलटकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहुआ ने जवाब दिया, मैं बाहर घूम रहा हूँ। बाहर व बारे में। बाई जिशिंग को ऐसा लग रहा था जैसे वह ये शब्द पहली बार सुन रहा हो और उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से उत्साह था क्योंकि वह उत्सुकता से चाची जू की ओर देख रहा था। बगल में बाई जिक्सी भी चमक उठी। उसकी आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह चमक रही थी जब वह चाची जू की ओर मुड़ी। चाची जू ने दो जोड़ी पानी भरी आंखों में देखा और अंदर से टूट गई। घर की मालकिन हमेशा सख्त रहती थी और युवा मालकिन और युवा मालिक से बहुत कुछ मांगती थी। छोटी उम्र से ही वह उन्हें केवल साधना का अभ्यास करने और संरचना, रसायन विद्या और साधना से संबंधित अन्य विषयों का अध्ययन करने की अनुमति देती थी। सामान्य दिनों में जब तक कि कोई बड़ी छुट्टी न हो उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अगर वे जाते भी थे तो उन्हें किसी के साथ जाना पड़ता था और उन्हें रात होने से पहले घर लौटना होता था और किसी भी तरह की टालमटोल की अनुमति नहीं थी। इस दृष्टिकोण ने युवा कुमारी और युवा स्वामी की साधना को तो उजागर किया लेकिन बच्चों के स्वभाव में भी बाधा उत्पन्न की। कभी कभी चाची जू चाहती थी कि वे उन्हें आम बच्चों की तरह हंसते खेलते छोड़ दें, लेकिन उस महिला ने उनसे बहुत उम्मीदें लगा रखी थीं। अगर वे मजे के लिए अपनी साधना की उपेक्षा करते तो उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता। बाई जिशिंग ने कहा, चाची जू, मैं बस थोड़ा इधर उधर देखूंगा। मैंने तोंगजियान शहर भी नहीं देखा है। चाची जू अभी भी हिचकिचा रही थी जब बाई जिक्सी के छोटे हाथ ने चाची जू की आस्तीन को खींचा और पुकारा, चाची जू। आंटी जू का दिल पूरी तरह पिघल गया। ठीक है, लेकिन आप केवल 22 बजे तक ही घूम सकते हैं। धन्यवाद चाची जू। बाई जिशिंग तुरंत खुश हो गया। मुस्कुराते हुए चाची जू ने मोहुआ की ओर मुड़कर कहा, हम यहाँ नए हैं और टोंगजियान शहर से परिचित नहीं हैं, इसलिए हमें आपको मार्गदर्शन करने के लिए कहना होगा। चाची जू इतनी दयालु थी कि बाई भाई बहनों की चमकदार आंखों को देखकर मोहुआ के पास मना करने का दिल नहीं था। उनका इरादा कुछ और रचनाएं बनाने के लिए जल्दी लौटने का था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने काफी रचनाएं की थीं और उनकी ध्यान तकनीक भी जल्दी ठीक नहीं हो पाई। एक रात आराम करना अच्छा रहेगा। इसके बाद समूह सड़क पर चला गया और टोंगशियान शहर के लोट्स फेस्टिवल के रात्रि बाजार में घूमने लगा। यद्यपि तोंगशियान शहर एक छोटा अमर शहर था और बहुत ज्यादा हलचल वाला नहीं था, फिर भी आपस में मिलती जुलती भीड़ और आकाश में असंख्य रोशनियां इसे जीवंत उत्सव के माहौल का जीवंत आकर्षण प्रदान करती थीं। मोहुआ और दाहू आगे चल रहे थे, उनके पीछे बाई भाई बहन थे जो कुछ कदम पीछे थे और नैपन और जिज्ञासा से भरी आंखों से चारों ओर देख रहे थे। आंटी जू अभी भी चिंतित चुपचाप उन दोनों के पीछे चल रही थी। रास्ते में शुआंगहू ने चुपके से मोहुआ से पूछा, मोहुआ, क्या तुम उन्हें जानते हो? freewebnovel.com। मोहुआ ने सिर हिलाया, हम एक ही गुरु श्री जुआंग के पंजीकृत शिष्य हैं। वे तोंगशियान शहर से तो नहीं हैं। नहीं, वे किसी बड़े और दूर के परिवार के वंशज लगते हैं। दूर? तोंगशियान शहर के बाहर? मैं तोंगशियान शहर से बाहर कभी नहीं गया। संभवतः इससे भी आगे, संभवतः ली राज्य से भी आगे, ली स्टेट से आगे। वहां तक पैदल चलने में कितना समय लगेगा? ताओ साधना जगत में विभिन्न अवस्थाओं की अपरिचितता उनके लिए आकर्षक भी थी और विचलित करने वाली भी। जियाओहू ने अचानक पूछा, मोहुआ, क्या तुम उनके करीब हो? एक पल सोचने के बाद मोहुआ ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। हम एक ही संप्रदाय के बमुश्किल आधे अधूरे अनुयायी हैं और हम आमतौर पर ज्यादा बातचीत भी नहीं करते। freewebnovel.com। जियाओहू ने सिर हिलाया और कहा, उन कुलीन परिवार के वंशजों के पास वास्तव में हमसे कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। मोहुआ को लगा कि उस बयान में कुछ गड़बड़ है, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वह ये नहीं बता सका कि वह क्या था। ताओ साधना जगत में कुलीन कुल और बिखरे हुए साधक एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। कुलीन कुल जितना प्राचीन और गहन होता, साधारण बिखरे हुए साधकों के लिए वे उतने ही अप्राप्य लगते। दोनों पृष्ठभूमियों से आए साधक होने के बावजूद उन्हें एक ही समुदाय का हिस्सा नहीं माना जा सकता था। जैसे जैसे समूह आगे बढ़ रहा था, मोहुआ के पीछे चल रहे दाहू और अन्य लोग तथा बाई भाई बहन भी साथ चल रहे थे। वे कुछ हद तक विवश महसूस कर रहे थे और पूरी तरह से आनंद नहीं ले पा रहे थे।
उनकी बेचैनी देखकर महुआ हंसा और बोला, जाओ और अपने आप मजे करो। मैं उन्हें यूं ही टहलाकर वापस आ जाऊंगा, मुझे आज रात कुछ आकृतियां बनानी हैं। जियाओहू ने कहा, तुम आज रात फॉर्मेशन पेंट करने वाले हो। फॉर्मेशन मास्टर होना वाकई बहुत कठिन काम है। श्वांगहू ने कहा, अगर बाद में हमें कुछ मजेदार मिला तो हम आपके लिए भी कुछ खरीदेंगे। क्या आपको बिग हेड पेन के स्टॉल से चीनी की कोई आकृति चाहिए? हम सभी को बाघ के आकार की एक आकृति चाहिए और हम आपके लिए भी एक खरीदेंगे। दाहू ने अपना सिर खुजलाया और एक क्षण सोचा, फिर अपनी सीधी आवाज में कहा, यदि कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करता है तो बस चिल्लाओ और हम तुम्हारे पास आएंगे और उन्हें पीटेंगे। समझ गया, मुहुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वे तीनों पिंजरे से छूटे पक्षियों की तरह भाग गए, पलक झपकते ही गायब हो गए। ये देखकर चाची जू ने महुआ को बुलाया और पूछा, मुझे नहीं पता कि आज कौन सा त्योहार है कि हर कोई इतना जीवंत है। चाची जू, आज कमल महोत्सव है। चाची जू हैरान दिखीं, मैंने ताओ साधना जगत में ऐसे किसी उत्सव के बारे में कभी नहीं सुना। महुआ ने बताया, यह एक छोटा सा त्योहार है जो सिर्फ तोंगशियान शहर में ही मनाया जाता है। शायद इसे कहीं और नहीं मनाया जाता। इसे कमल महोत्सव क्यों कहा जाता है? बाई जिशिंग ने उत्सुकता से पूछा। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं और बाई जिक्सी ने भी महुआ को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। कुछ देर सोचने के बाद महुआ ने उत्तर दिया, जब मैं छोटा था मैंने अपने माता पिता से पूछा था और उन्होंने कहा था कि कमल महोत्सव कमल बिखेरने वाले की याद में मनाया जाता है। कमल बिखेरने वाला, क्या वह महान साधक है? आंटी जू ने पूछा। हमारे लिए वह एक महान साधक माने जाएंगे, लेकिन शायद ताओ साधना जगत की भव्य योजना में उतने नहीं। महुआ ने कहा, मुझे ठीक से पता नहीं है कि उनकी साधना क्या थी, लेकिन मैंने कुछ वृद्ध लोगों को ये कहते सुना है कि वह संभवतः फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में थे। हालांकि कुछ ये भी कहते हैं कि वह गोल्डन कोर चरण में थे। कहा जाता है कि उस समय ली राज्य भीषण गर्मी से त्रस्त था, वनस्पतियां मुरझा रही थीं और राक्षस जानवर अत्यधिक भूख से प्रेरित होकर पहाड़ों से मनुष्यों को खाने के लिए उतर रहे थे, जिससे एक भयंकर ज्वार आया। तोंगशियान शहर के साधकों ने शहर की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन राक्षस जानवरों की भारी संख्या के कारण उन्हें रोकना मुश्किल हो गया। जैसे ही शहर के द्वार टूटने वाले थे और अनगिनत साधक जानवरों के पंजों से मौत के मुंह में जा रहे थे, वहां से गुजर रहे कमल प्रकीर्णक ने अकेले ही ज्वार को रोक लिया। अंततः उसने तोंगशियान शहर के साधकों की जान बचाई, लेकिन अपनी जान की कीमत पर, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो चुकी थी। कहा जाता है कि आज कमल बिखेरने वाले की पुण्यतिथि है। हर साल इस समय तोंगशियान शहर के लोग तरह तरह के कमल दीप जलाकर आकाश में छोड़ते हैं। दीपों से सजा ये चमकदार और भव्य दृश्य कमल बिखेरने वाले की स्मृति में बनाया जाता है। बाई जिक्सी कहानी से पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई और बाई जिशिंग का खून उत्तेजना से उबल रहा था। उस समय की स्थिति के बारे में सोचकर मानो वह जानवरों की बाढ़ में फंसा हो और हर तरह के क्रूर और निर्दयी राक्षसी जानवरों से मौत की जंग लड़ रहा हो। एक भीषण युद्ध के बाद हालांकि वह जानवरों के सरदार को मारने में कामयाब रहा, लेकिन वह भी थकावट के कारण मर गया। वर्षों बाद भी अनेक साधक उसके कार्यों को याद रखेंगे तथा उसका नाम शहर के साधकों की स्मृतियों में अंकित रहेगा। अपने खून को गर्म करते हुए बाई जिशिंग ने घोषणा की, मृत्यु के भय के बिना जीना, उसकी ओर जन्म लेना, ऐसा दुखद लेकिन उत्तेजक जीवन एक साधक के लिए सही अंत है। आंटी जू ने बेबसी से आह भरी, युवा मालिक, मैडम के पास सिर्फ आप ही बेटे हैं, कृपया अपना ध्यान रखिएगा। बाई जिशिंग का उत्साह कम हो गया और उसने अपना सिर झुका लिया। महुआ जोर से हंस पड़ा और बाई जिशिंग ने गुस्से से पूछा, क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? महुआ ने लापरवाही से उत्तर दिया, नहीं। बाई जिशिंग और भी क्रोधित हो गया, जबकि बाई जिक्सी के होंठ एक हल्की मुस्कान में ऊपर की ओर मुड़ गए। उसका चेहरा आकाश में असंख्य रोशनियों से भी अधिक चमकदार था। आंटी जू ने एक पल सोचा और फिर अपनी उलझन जाहिर की। एक राक्षस जानवर का भौतिक शरीर और राक्षस क्यूई एक साधक की तुलना में कहीं ज्यादा भयानक होते हैं। यहाँ तक कि एक स्वर्णिम कोर चरण का साधक भी अकेले जानवर के ज्वार का सामना नहीं कर सकता। फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण के साधक की तो बात ही छोड़िए, एक पूरे शहर के साधकों के लिए उसे इतने विस्तृत अनुष्ठान से याद करना उचित नहीं लगता। बातचीत करते हुए वे एक छोटे से स्टॉल पर पहुंचे, जहां विभिन्न प्रकार के उत्कृष्ट कारीगरी वाले कमल लैंप रखे हुए थे, जिन्हें 5 टूटे हुए स्पिरिट स्टोन के मूल्य पर खरीदा जा सकता था। महुआ ने 5 टूटे हुए आत्मा पत्थर निकाले, उन्हें स्टॉल पर रखा और एक कमल दीपक उठाया जो एक अज्ञात पौराणिक प्राणी के आकार का था।
उसने उसमें आग जलाई जिससे वह पौराणिक प्राणी सजीव लगने लगा। दीपक को छोड़ते हुए महुआ ने देखा कि वह धीरे धीरे आकाश में ऊपर की ओर तैर रहा है और ऊपर रोशनी के समुद्र में मिल रहा है। चमकते लैंपों से भरे आकाश की ओर देखते हुए महुआ ने धीरे से कहा, साधकों की इस दुनिया में अपनी साधना से स्वर्ग तक पहुंचने के बावजूद कितने ऐसे हैं जो अपनी साधना और ताओवादी नींव को उन अजनबियों के लिए त्याग देंगे जिनसे वे कभी मिले ही नहीं। तोनशियान शहर के साधक कमल प्रकीर्णक की साधना स्तर का नहीं बल्कि उनकी उदारता का स्मरण करते हैं जिससे सभी प्राणियों को लाभ हुआ। बाई जिशेंग ने अपना सिर हिलाया और सच्चे सम्मान के साथ एक भव्य लाल बाग के आकार का दीपक उठाया, उसे जलाया और आकाश में ऊपर भेज दिया। बाई जिक्सी ने एक सुनहरा फीनिक्स पैटर्न वाला शानदार और भव्य कमल लैंप जारी किया। चाची जू ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की, महुआ की ओर देखा और अंततः रात के आकाश में छोड़ने के लिए एक सियान फीनिक्स के आकार का लोट्स लैंप चुना। टोनशियान शहर के चारों ओर अनगिनत छोटी रोशनियां एकत्रित होकर घने अंधेरे रात के आकाश को रोशन कर रही थीं। लोट्स लैंप छोड़ने के बाद भी देर नहीं हुई थी और समूह फिर से सड़क पर घूमने लगा। शायद कई बार मौखिक बातचीत के बाद बाई जिशेंग महुआ से परिचित हो गया था और अब वह विनम्र नहीं था और बहुत अधिक बात करता था। महुआ, वे कल्टीवेटर क्या कर रहे हैं? बाई जिशेंग ने एक मंच की ओर इशारा किया और जिज्ञासा से पूछा। महुआ ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और देखा कि एक साधारण मंच पर राक्षस शिकारी के रूप में तैयार कई साधक एक राक्षस जानवर के साथ लड़ रहे थे जो एक बैल की तरह दिखता था। दैत्य पशु का सिर तांबे का था और उसकी त्वचा ब्रोकेड की थी। उसका फर चमकदार और सजीव था, लेकिन वास्तव में वह भी पशु की खाल पहने एक कल्टीवेटर था। ओह, यह एक दानव शिकार नाटक है। राक्षसों का शिकार, राक्षस जानवरों का शिकार। बाई जिशेंग को तुरंत दिलचस्पी हो गई। टोनशियान शहर के ज्यादातर साधक राक्षसों के शिकार से अपनी जीविका चलाते हैं। उन्हें अक्सर राक्षस जानवरों से मौत तक लड़ना पड़ता है, इसलिए त्योहारों के मौके पर राक्षस शिकारी माहौल को और भी जीवंत बनाने के लिए राक्षस शिकार के नाटक करते हैं और यह राक्षस शिकारियों की एक परंपरा भी है। जैसे ही वह बोल रही थी, मंच पर दानव शिकार नाटक एक रोमांचक चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। कुछ राक्षस शिकारी, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक ब्लेड था, जोर से चिल्लाए और ब्लेड अचानक आग की लपटों में घिर गए। एक अन्य ने फुसफुसाहट की आवाज के साथ अपनी मुट्ठी घुमाए और एक अन्य दूर खड़ा था, हाथ की मोहरे बना रहा था। उसके सामने कई आग के गोले प्रकट हुए और जल्द ही राक्षस जानवर के साथ युद्ध में उलझ गया। आध्यात्मिक शक्ति बह रही थी और हर जगह प्रकाश घूम रहा था। वाह, ज्वलंत ज्वाला ब्लेड, हवा लपेटने वाली मुट्ठी, आग का गोला तकनीक। उनके बगल में एक बच्चा उत्साह से चिल्लाया और जोर से ताली बजाए। बाई जिशेंग भी कम उत्साहित नहीं थे, उनका चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। महुआ खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, तुम तो पहले से ही क्यों इस शोधन के अंतिम चरण में हो, है ना? तुम्हें अब तक कुछ ताओवादी कौशल सीख लेने चाहिए थे। वह इतना अनुभवहीन कैसे लग सकता है? बाई जिशेंग ने महुआ की ओर देखा। मैं स्वाभाविक रूप से ताओवादी कौशलों का उपयोग करना जानता हूँ, बस मेरी माँ मुझे ऐसा करने नहीं देती। उनका कहना है कि क्यूई शोधन क्षेत्र में एक साधक के लिए उचित नींव रखना जरूरी है। कुछ अपरिष्कृत ताओवादी कौशल सीखना और झगड़ों में पड़ना क्रूर व्यवहार है। अगर कोई घायल हो जाए और नींव क्षतिग्रस्त हो जाए तो ये भविष्य की साधना को बर्बाद कर सकता है। ओह, महुआ ने स्वीकारोक्ति भरी आवाज निकाली। कुलीन कुलों के लिए क्यूई शोधन क्षेत्र केवल नींव रखने के लिए था। उन्हें बस अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना था। अगर वे ताओवादी कौशल भी सीख लेते तो भी उनका कोई उपयोग नहीं होता। साधारण शिथिल साधकों के लिए, जो जीवन भर क्यूई शोधन क्षेत्र में रह सकते थे, क्यूई शोधन क्षेत्र के दौरान राक्षस जानवरों के साथ मौत तक लड़ने, चाकू की धार से खून चाटने, जीवित रहने के लिए संघर्ष करने के लिए विभिन्न ताओवादी कौशल सीखना आवश्यक था। काश निचले स्तर पर रहने वाले ढीले किसानों को इतनी कठिनाई से जीवन नहीं जीना पड़ता। महुआ ने मिश्रित भावनाओं के साथ आह भरी। दानव शिकार नाटक के अलावा कुछ नवीन ताओवादी कौशल करतब दिखाने वाले करतब, आकर्षक छाया नाटक, टूटे हुए आत्मा पत्थर खिलाए जाने पर दौड़ने वाले लकड़ी के कुत्ते तथा विभिन्न प्रकार के सुगंधित स्नैक्स भी थे। समूह के एक चक्कर लगाने के बाद बाई जिशेंग उत्साहित था और अधिक चाहता था, जबकि बाई जिक्सी का छोटा सा चेहरा भी लाल हो रहा था, यहाँ तक कि आकाश में रोशनी से भी अधिक चमकदार। जैसे जैसे शाम गहराती गई, उनका पेट अभी भी भरा नहीं था और उन्हें अलग होकर घर की ओर चलना पड़ा। इस समय के लिए धन्यवाद, हमें टोनगजियान शहर के रीति रिवाज दिखाने के लिए।
चाची जू ने मोहुआ को धन्यवाद दिया और फिर कहीं से एक छोटा सा डिब्बा निकालकर मोहुआ को दे दिया। ये रास्ते में मिली कोई मिठाई है, इसे शुक्रिया समझो। इसमें ज्यादा स्पिरिट स्टोन नहीं लगे हैं, इसलिए तुम्हें इसे मना नहीं करना चाहिए। मोहुआ ने अब मना नहीं किया और इसे शालीनता से स्वीकार करते हुए खुशी से कहा, धन्यवाद चाची जू। चाची जू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर बाई ज़िशिंग ने मोहुआ से कहा, अगर कभी तुम्हारे पास कियान राज्य आने का समय हो तो मैं तुम्हें स्वर्ग की पूजा का भव्य समारोह दिखाऊंगा। हालांकि यहाँ उतनी रौनक नहीं होती, फिर भी इसका पैमाना बहुत बड़ा होता है, जिसमें तरह तरह के अनोखे आत्मिक जानवर, उड़ने वाली नावें और गाड़ियां होती हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि यह तुम्हारे लिए आंखें खोल देने वाला होगा। हम मोहुआ इसके लिए काफी उत्सुक था। वह ये जानने को उत्सुक था कि कियान राज्य के प्राचीन कुलीन कुलों और संप्रदायों में किस प्रकार की भव्यता थी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वह अपने जीवनकाल में कभी वहां जा पाएंगे या नहीं। विशालता और साधना जगत असीम रूप से फैला हुआ है और अकेले राज्य में ही अनगिनत अमर नगर हैं। तोनशियान शहर कई साधारण छोटे अमर नगरों में से एक है और मोहुआ की साधना के साथ तोनशियान शहर छोड़ना भी मुश्किल होगा। ली राज्य छोड़कर अभी तक अज्ञात कियान राज्य जाना तो दूर की बात है। बाई भाई बहनों को विदाई देने के बाद मोहुआ ने दाहू और अन्य दो को ढूंढ लिया। तीनों बच्चों ने भी खूब मजा किया। मोहुआ को देखते ही उन्होंने उसकी बाहों में ढेर सारी अजीबोगरीब और अनोखी चीजें ठूंस दी, जिनमें तरह तरह के छोटे छोटे खिलौने और एक सफेद छोटे बाघ की चीनी से बनी मूर्ति भी शामिल थी। तुम्हें चीनी की मूर्ति जल्दी से खा लेनी चाहिए, नहीं तो ये पिघल जाएगी, जियाओ ने मोहुआ को याद दिलाया और फिर उत्साह से छोटे खिलौनों से परिचय कराते हुए मोहुआ को समझाया कि उनके साथ कैसे खेलना है। वे वस्तुएं बहुत महंगी नहीं थीं, अधिकांश की कीमत टूटे हुए स्पिरिट स्टोन्स के एक अंश के बराबर थी, लेकिन उनकी नवीनता और सरलता ही उन्हें विशेष बनाती थी, कुछ ऐसी जो मोहुआ ने वास्तव में पहले कभी नहीं देखी थी। मोहुआ ने चाची जू द्वारा दी गई पेस्ट्री को अपने 3 छोटे दोस्तों के साथ साझा किया, फिर चीनी की मूर्ति को चाटते हुए अपने हाथ में खिलौनों का अध्ययन किया। दाहू और बाकी लोग पेस्ट्री खाते हुए मोहुआ के साथ घर की ओर चल पड़े। बीच रास्ते में जियाओ ने अचानक पूछा, मोहुआ, क्या तुम हमेशा बाई परिवार के युवा मालिक और युवा मालकिन के साथ ही रहोगी? क्या चल रहा है? जियाओ ने अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। मोहुआ ने सोचा कि उन्हें बाई भाई बहनों से कोई शिकायत है, लेकिन एक पल के बाद जियाओ ने हिचकिचाते हुए कहा, बाई परिवार की वह छोटी लड़की, वह बहुत सुंदर है। मोहुआ ने रुककर कहा, क्या सुंदर होना अच्छी बात नहीं है? जियाओ ने कहा, आप उन लड़कियों के साथ नहीं खेल सकते जो बहुत सुंदर हैं। दाहू और श्वांगहू ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। क्यों नहीं? श्वांगहू ने गंभीरता से कहा, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि सुंदर लड़कियां पुरुषों को मूर्ख बनाती हैं, और लड़की जितनी सुंदर होगी पुरुष उतना ही मूर्ख होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पिताजी ने एक सुंदर महिला को देखा, उसके कारण घर से भाग गए, उनके सारे पैसे ठग लिए गए और यहाँ तक कि उनकी जान भी चली गई। ये सही है, ये सही है। मैंने ये भी सुना है कि अच्छे आध्यात्मिक मूल वाले कई साधकों ने अपनी साधना को व्यर्थ कर दिया है क्योंकि उन्होंने सुंदर पत्नियों से विवाह किया और अंत में कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। हाँ, मैंने उस लड़की को सिर्फ एक बार देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, मेरा दिमाग खाली हो गया। अगर मैंने कुछ और बार देखा होता तो कौन जाने मैं बेवकूफ बन जाता। बहुत डरावना, वाकई बहुत डरावना। श्वांगहू ने मोहुआ के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मोहुआ, तुम हम सब में सबसे होशियार हो और हो सकता है कि भविष्य में तुम फॉर्मेशन मास्टर भी बन जाओ। अगर तुम बेवकूफ बन गए तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। दाहू और जियाओ ने चिंता से मोहुआ को देखा। मोहुआ हंसी और आंसू के बीच फंस गया, लेकिन अंततः उसने सोचा और महसूस किया उनकी बात में दम था, इसलिए उसने कहा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। हम सब उस सज्जन से नृत्य रचना सीख रहे हैं और हर समय एक दूसरे से टकराते रहते हैं, तो फिर हम बर्बाद हो गए। तीनों बच्चों के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। मोहुआ मुस्कुराया और बोला, संरचनाएं बनाने से व्यक्ति अधिक बुद्धिमान बनता है, इसलिए यदि मैं अधिक संरचनाएं बनाऊंगा तो मैं बहुत अधिक मूर्ख नहीं बनूंगा। क्या ड्राइंग फॉर्मेशन वास्तव में आपको अधिक बुद्धिमान बना सकते हैं? जियाओ ने पूछा। बेशक, श्वांगहू ने कहा, मोहुआ की संरचना चित्रकारी बहुत अच्छी है, यही कारण है कि वह हमसे ज्यादा बुद्धिमान है ना? मोहुआ ने कहा, क्या तुम लोग फॉर्मेशन सीखना चाहोगे? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तीनों बच्चों में शारीरिक सुधार की अच्छी प्रतिभा थी, लेकिन कोई भी स्वाभाविक रूप से आकृतियां बनाने में प्रतिभाशाली नहीं था।
तथा उन्हें सघन आकृतियां बनाने का तरीका सिरदर्द पैदा करने वाला लगता था। जियाओहू ने लंबे समय तक हिचकिचाहट की, लेकिन अंततः अपना मन बना लिया और घोषणा की, छोड़ो भी, अगर ड्राइंग फॉर्मेशन ही होशियार बनने का एकमात्र तरीका है तो मैं जीवन भर बेवकूफ बनकर रहना पसंद करूंगा। लोटस फ्लावर फेस्टिवल के बाद मो हुआ ने श्री जुआंग से संरचनाओं के बारे में सीखना जारी रखा और बाई जिशिंग और बाई जिक्सी भी इसमें शामिल हो गए। हालांकि वे तीनों प्रशिक्षु थे, वे अलग अलग चीजें सीख रहे थे। मो हुआ मुख्य रूप से फॉर्मेशन सीख रहा था और केवल फॉर्मेशंस ही सीख सकता था। दूसरी ओर बाई जिशिंग और बाई जिक्सी ने साधना, संरचना, कीमिया, रून्स और कलाकृति शोधन सहित सब कुछ सीखा। वे प्रतिदिन श्री जुआंग से जो प्रश्न पूछते थे वे भी बहुत व्यापक होते थे, जिनमें संरचनाओं से जुड़ी समस्याओं से लेकर साधना के सभी पहलुओं तक शामिल होते थे। इन प्रश्नों में से मो हुआ केवल संरचनाओं से संबंधित प्रश्नों को ही समझ सका, बाकी के बारे में वह काफी हद तक अनभिज्ञ था। एक शिथिल साधक की नींव स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है। वह संरचनाओं का अध्ययन कर पाया क्योंकि उसने 2 जीवन असाधारण दिव्य अनुभूति के साथ जिए थे और उसके मन में एक ताओवादी स्तंभ था, जिससे वह बिना आत्मा रत्नों को खर्च किए संरचनाओं का अभ्यास कर सकता था। ताओ साधना के अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में वह सीखना तो चाहता था, लेकिन उसके पास शुरुआत करने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि मो हुआ को ये सवाल समझ नहीं आए, फिर भी उसने मन ही मन इन्हें ध्यान से पढ़ लिया। भले ही उस समय उसे ये समझ नहीं आए, लेकिन इससे उस पर कुछ असर पड़ा और बाद में इन सवालों का सामना करने पर वह पूरी तरह से भ्रमित नहीं हुआ। ताओ साधना की दुनिया उथल पुथल भरी और रहस्यमयी है, कौन जाने भविष्य में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़े। ज्यादा जानना हमेशा बेहतर होता है। मो हुआ ने बाई भाई बहनों से बहुत कुछ सीखा और उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि प्रतिभा और समझ के मामले में वे उससे कहीं बेहतर थे। चाहे उनकी साधना की नींव हो या उनके निर्माण कौशल का स्तर, और कई अन्य पहलुओं में मो हुआ उनसे कहीं कमतर था। कुलीन कुलों से तथाकथित स्वर्ग के चुने हुए बच्चे ऐसे ही होंगे। मो हुआ ने बाई जिक्सी की बहुत प्रशंसा की। बाई जिशिंग के प्रति प्रशंसा के साथ साथ तिरस्कार का भाव भी था। तीनों पहले एक दूसरे से बहुत परिचित नहीं थे और अपनी बातचीत में कुछ संकोची थे, लेकिन चूंकि वे लोटस फ्लावर फेस्टिवल के दौरान एक साथ खरीदारी करने गए थे, इसलिए बाई जिशिंग और मो हुआ के बीच संबंध अधिक सहज हो गए थे। बाई जिशिंग जब भी खाली होता मो हुआ से बातचीत करने के लिए मिल जाता और कभी कभी बहस भी करता। अजनबियों के सामने बाई जिशिंग एक असाधारण प्रतिभा, सुंदर रूप और शांत व्यवहार वाला साधक था, जो एक कुलीन कुल का गौरव था। एक बार परिचित होने के बाद बाई जिशिंग एक प्रतिस्पर्धी बच्चे की तरह था, कुछ बातूनी भी। हालांकि वह अपनी रोजमर्रा की ट्रेनिंग और पढ़ाई में मेहनती था, फिर भी जब भी उसे खाली समय मिलता वह मो हुआ के साथ बातें करना पसंद करता था। मो हुआ, हम मॉन्स्टर हंटिंग नाटक फिर कब देख सकेंगे? त्योहारों के दौरान। मो हुआ, जब तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर मॉन्स्टर बीस्ट्स का शिकार करता है तो वे आमतौर पर कौन सा ताओवादी कौशल इस्तेमाल करते हैं? जो भी उपलब्ध हो उसका उपयोग करो। मो हुआ, जब आप राक्षस जानवरों का शिकार करते हैं तो क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूं? मैं अभी तक मॉन्स्टर हंटर नहीं हूं, मैं राक्षसों का शिकार नहीं करता। मो हुआ, कभी कभी मो हुआ 1-2 बार जवाब दे देता था, और कभी कभी जब बाई जिशिंग बहुत ज्यादा सवाल पूछ लेता तो मो हुआ उससे बात करने की जहमत नहीं उठाता था। ये देखकर कि मो हुआ उसे अनदेखा कर रहा है, बाई जिशिंग ने चुपके से मो हुआ द्वारा पढ़ी जा रही फॉर्मेशन बुक्स पर नजर डाली। पहले जब वे एक दूसरे से परिचित नहीं थे तो बाई जिशिंग बहुत संकोची था, लेकिन अब बात अलग थी। 6 हार्मोनीज फॉर्मेशन पिवट पर चर्चा। बुरा नहीं, आप काफी तेजी से सीख रहे हैं। क्या आपको फॉर्मेशन पिवट का मतलब समझ नहीं आ रहा? मो हुआ वास्तव में समझ नहीं पाया और ईमानदारी से अपना सिर हिलाया। बाई जिशिंग ने गर्व से कहा, क्या आप जानना चाहते हैं? मो हुआ चुपचाप उसे देख रही थी, वास्तव में जानना चाहती थी, लेकिन बाई जिशिंग की गर्व भरी अभिव्यक्ति से थोड़ी घृणा भी कर रही थी। अगले महीने की 7वीं तारीख को मॉन्स्टर हंटिंग नाटक होगा, मो हुआ ने धीरे से कहा। बाई जिशिंग बहुत खुश दिखी, freewebnovel.com। लेकिन मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाऊंगा, मो हुआ ने कहा। बाई जिशिंग एक पल के लिए रुंध गया, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि फॉर्मेशन पिवट का क्या मतलब है। मैं उस सज्जन से पूछ सकता हूं। बाई जिशिंग के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। एक आंतरिक संघर्ष के बाद उन्होंने समझौता किया, मैं समझाऊंगा कि फॉर्मेशन पिवट का आपके लिए क्या मतलब है, और बदले में आप मुझे मॉन्स्टर हंटिंग नाटक देखने ले जाएंगे।
कोई जरूरत नहीं, मैं मिस्टर जुआंग से पूछ लूंगा। मो हुआ ने मना कर दिया। बाई जिशिंग ने चिंता में सिर खुजलाते हुए कहा, श्री जुआंग बहुत व्यस्त हैं, उन्हें इस तुच्छ प्रश्न से परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा उनकी व्याख्याएं बहुत गहरी हैं, हो सकता है कि आप समझ न पाएं क्योंकि आपने अभी अभी सीखना शुरू किया है। हालांकि मोहुआ को अभी सीखना शुरू किया है शब्दों से कुछ नाराजगी हुई, लेकिन बाई जिशिंग ने जो कहा वह वास्तव में सच था। श्री जुआंग की संरचनाओं की समझ गहन है, जो बात उनके लिए सरल है उसे समझने में मोहुआ को, जिसने कभी इस विषय पर ध्यान नहीं दिया था, काफी समय लग सकता है। मोहुआ ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, लेकिन अगर तुम इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकते तो मैं तुम्हें भी नहीं ले जाऊंगा। बाई जिशिंग रोमांचित हो गए और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, चिंता मत करो, जिक्सी के अलावा कबीले में किसी ने भी मुझसे बेहतर संरचनाओं का अध्ययन नहीं किया है। फिर बाई जिशिंग ने उत्सुकता से समझाना शुरू किया। फॉर्मेशन पिवट एक फॉर्मेशन का तंत्रिका केंद्र है, जिसका उपयोग फॉर्मेशन पैटर्न को जोड़ने, आध्यात्मिक शक्ति का संचालन करने के लिए किया जाता है। यदि हम इसकी तुलना एक साधक से करें, तो निर्माण नेत्र क्यूई सागर के समान है, निर्माण धुरी नाड़ियों की तरह है, निर्माण पैटर्न वाहिकाओं के जाल की तरह है, और निर्माण माध्यम इन नाड़ियों को धारण करने वाले शरीर के समान है। एक साधक की आध्यात्मिक शक्ति क्यूई सागर से आती है, मुख्य नाड़ियों से होकर गुजरती है, वाहिकाओं को भरती है और ताओवादी कौशल में क्रिस्टलीकृत होती है, जबकि एक निर्माण में आध्यात्मिक शक्ति निर्माण नेत्र से निकलती है, निर्माण धुरी से होकर गुजरती है, निर्माण पैटर्न को उत्तेजित करती है और इस प्रकार एक निर्माण प्रभाव उत्पन्न करता है। बाई जिशिंग की बात खत्म होने के बाद मोहुआ समझ गया और बाई जिशिंग को देखने से खुद को रोक नहीं सका। पर्याप्त समझ के बिना चीजों को इतनी आसानी से समझा पाना असंभव होगा, जो ये दर्शाता है कि बाई जिशिंग का संरचनाओं के बारे में मूलभूत ज्ञान वास्तव में बहुत ठोस था, भले ही वह कभी कभी थोड़ा ज्यादा बातूनी हो जाता था। मोहुआ खुद को रोक नहीं सका और पूछा, क्या आप हमेशा दूसरों से इसी तरह बात करते हैं? किससे बात करें? एक पल सोचने के बाद मोहुआ ने कहा, हम आपके कबीले के शिष्य। बाई जिशिंग ने तिरस्कार भरी नजर से कहा, मैं उनसे परेशान नहीं हो सकता। उत्सुकतावश मोहुआ ने पूछा, क्यों? मुझे ये पसंद नहीं कि वे मेरी ओर किस तरह देखते हैं। बाई जिशिंग के चेहरे पर ठंडक छा गई, या तो ये चापलूसी है, ईर्ष्यालु है, तिरस्कारपूर्ण है या उदासीन है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं इनसे परेशान नहीं होता। मोहुआ आश्चर्यचकित रह गया, उसने उम्मीद नहीं की थी कि बाई जिशिंग, जो थोड़ा रूखा स्वभाव का था, इतना संवेदनशील होगा। ये कहने के बाद बाई जिशिंग जल्दी से अपने सामान्य व्यवहार में लौट आया, मैंने आपके लिए फॉर्मेशन पिवट का अर्थ स्पष्ट कर दिया है, अब आपको मुझे 7वें दिन मॉन्स्टर हंटिंग नाटक में ले जाना होगा। ठीक है, मोहुआ ने असहाय होकर कहा और फिर आगे कहा, मैं अब अभ्यास करने जा रहा हूं, अगले 2 घंटों तक मुझसे बात मत करना। आगे बढ़ो, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है। बाई जिशिंग ने उसे विदा किया। मोहुआ ने फिर 3 प्रतिभास संरचना निकाली और चित्र बनाना शुरू किया। ये वही आकृति थी जिसे श्री जुआंग ने पहले मोहुआ को बनाने का काम सौंपा था। कई दिनों के अभ्यास के बाद मोहुआ बमुश्किल इसे बना पाया, लेकिन उससे गलतियां होने की संभावना थी और उसकी तकनीक अभी भी कुशल नहीं थी। बाई जिक्सी ने अपनी पुस्तक को सुरुचिपूर्ण ढंग से पढ़ा, जबकि मोहुआ ने आकृतियां बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और बांस का मंडप एक पल में शांत हो गया। कुछ देर ध्यान करने के बाद बाई जिशिंग ने बाई जिक्सी की ओर देखा, फिर मोहुआ की ओर थोड़ी देर और ध्यान करने के लिए अपना धैर्य बनाए रखा, लेकिन अंततः विरोध नहीं कर सका और चुपके से मोहुआ के निर्माण चित्र पर झांकने लगा। जैसे जैसे वह देखता गया, बाई जिशिंग की अभिव्यक्ति गंभीर होती गई और कई बार ऐसा लगा कि वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन अंत में उसने खुद को रोक लिया। उसने साधना में भी रुचि खो दी, मोहुआ के ब्रश के नीचे संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, यहां तक कि पलक भी नहीं झपकाए। बाई जिक्सी, जो मूल रूप से पढ़ रही थी, ने बाई जिशिंग के अजीब व्यवहार को देखा और धीरे से उसकी आस्तीन को खींचा, उसे अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन बाई जिशिंग अनजान था। बाई जिक्सी के चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट दिखाई दी और बाई जिशिंग की निगाहों का अनुसरण करते हुए उसने भी मोहुआ द्वारा बनाई गई संरचना को देखा और अचानक वह अपनी नजरें नहीं हटा सकी। मोहुआ अपने काम में इतने मग्न थी कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और स्वयं ही आकृति बनाना जारी रखा। जब उसने 3 प्रतिभाओं का निर्माण पूरा किया और अंत में ऊपर देखा,
तो उसने बाई जिशेन की चौड़ी आंखें देखीं, अपना सिर घुमाकर उसने फिर बाई जिक्सी की आंखें देखीं जो शरद ऋतु के पानी की तरह जीवंत थीं। हुआ अपने चेहरे को छूने से खुद को रोक नहीं सका, फिर अपने कपड़ों की ओर देखा और फिर उलझन में पूछा, तुम क्या देख रहे हो? बाई जिशेन अभी भी खुद को रोक नहीं सका और पूछा, आपने अभी जो संरचना बनाई है, क्या वह 3 प्रतिभाओं की संरचना थी? मो हुआ ने सिर हिलाया। किस प्रकार का 3 प्रतिभा गठन? क्या 3 प्रतिभा संरचना के कई प्रकार हैं? मेरा मतलब यह है कि क्या ये 3 प्रतिभाओं वाला गठन था जिसमें 6 गठन पैटर्न शामिल थे? हाँ, क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? बाई जिशेन की नज़र थोड़ी केंद्रित हो गई, आपका साधना स्तर ये केवल क्यूई शोधन की तीसरी परत पर है ना? तो क्या हुआ? बाई जिशेन और बाई जिक्सी ने एक दूसरे को देखा। एक पल सोचने के बाद मोहुआ को अचानक एहसास हुआ। क्यूई शोधन की तीसरी परत पर 6 संरचना पैटर्न के साथ एक संरचना बनाना, क्या इसे एक प्रभावशाली उपलब्धि माना जाता है? उन्होंने यह मान लिया था कि प्रतिभावान लोगों से भरे एक बड़े कबीले में कुछ अतिरिक्त पैटर्न बनाने की क्षमता बहुत कठिन नहीं होनी चाहिए। बाई जिशेन कुछ हद तक आश्वस्त नहीं थे, यह इतना असामान्य नहीं है। तो क्या आप 3 प्रतिभा संरचना तैयार कर सकते थे जब आप क्यूई शोधन की तीसरी परत पर थे? बाई जिशेन जवाब नहीं देना चाहता था और काफी देर बाद उसने हिचकिचाते हुए कहा, खैर, उस बारे में। हालांकि मैं इसे नहीं बना सका, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे कुल के गुरु इसकी अनुमति नहीं देते थे। एक ची शोधन साधक की दिव्य इंद्रिय दुर्बल होती है। खुद को जटिल संरचनाएं बनाने के लिए मजबूर करने से दिव्य इंद्रिय का अत्यधिक उपभोग हो सकता है और चेतना सागर को क्षति पहुंच सकती है, जिससे भविष्य में संरचना गुरु बनना असंभव हो जाएगा। जल्दी सफलता पाने के लिए अत्यधिक उत्सुक न हो और नींव को नुकसान न पहुंचाएं, यही बेहतर है। ओह, मोहुआ ने आधा विश्वास किया। हालांकि बाई जिशेन ने आगे कहा, हमारे कुल में कुछ असाधारण प्रतिभा वाले साधक हैं जो क्यूई शोधन के तीसरे स्तर पर 7 या 8 पैटर्न बना सकते हैं। इसे भी बहुत दुर्लभ नहीं माना जाता। मोहुआ ने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि यद्यपि उसकी प्रतिभा खराब नहीं थी, लेकिन स्वर्ग के गौरवशाली पुत्रों से भरे ताओ साधना जगत में ये ज्यादा मायने नहीं रख सकती थी। उन्होंने इस सिद्धांत को समझा कि हमेशा कोई न कोई बेहतर व्यक्ति होता है। बाई जिशेन ने फिर मोहुआ के कंधे पर थपथपाया और उसे सांत्वना दी। हालांकि क्यूई शोधन की तीसरी परत पर किसी व्यक्ति के लिए 6 पैटर्न बनाना कोई दुर्लभ बात नहीं है, फिर भी यह काफी अच्छा है। संरचनाओं के लिए इतनी प्रतिभा के साथ हमारे कबीले में भी आपको औसत प्रतिभा वाला ही माना जाएगा। जब तक आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, भविष्य में संरचनाओं के क्षेत्र में आप निश्चित रूप से कुछ हासिल करेंगे। बाई जिशेन के ऐसा कहने के बाद मोहुआ को वास्तव में अधिक सहजता महसूस हुई। उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी नहीं थीं। प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर बनना, ताओ साधना जगत में जीविकोपार्जन का साधन जुटाना और अपने माता पिता को खुशियां देना अभी के लिए काफी था। बाकी सब बाद में होगा। freewebnovel.com। केवल बाई जिक्सी चुपचाप बगल से बाई जिशेन को देख रही थी। बाई जिशेन को अकारण ही थोड़ा दोषी महसूस हुआ, फिर उसने अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने का नाटक किया तथा ईमानदारी से अभ्यास करने के लिए अपनी सांसों का निरीक्षण किया। श्री जुआंग के 3 नामात्र शिष्यों में बाई परिवार के भाई बहन जुड़वां थे। बाई जिशेन बड़ा भाई था और बाई जिक्सी छोटी बहन थी। दोनों मोहुआ से 2 या 3 साल बड़े थे और उनका साधना स्तर क्यूई शोधन की 7वीं परत पर था, जो मोहुआ से 4 स्तर ऊपर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुलीन कुलों के वंशज एक ठोस खेती की नींव पर जोर देते थे और लालची उन्नति के बजाय स्थिर प्रगति को प्राथमिकता देते थे। अगले क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करने से पहले उन्हें एक ठोस आधार बनाने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ना पड़ा, अन्यथा उनकी साधना अब की तुलना में कहीं अधिक ऊंची होती। संरचनाओं में दक्षता के मामले में मोहुआ को लगा कि वह अभी भी बाई भाई बहनों के बराबर आ सकता है, लेकिन साधना के मामले में उसे डर था कि वह कभी भी उनके बराबर नहीं आ पाएगा। इस प्रकार मोहुआ ने प्रत्येक सुबह लगभग 2 घंटे तक कर्तव्यनिष्ठा से साधना की, एक आत्मा पत्थर को अवशोषित किया तथा लगातार प्रयास के साथ धीरे धीरे और लगातार अपनी साधना को बढ़ाया। मोहुआ, जिसकी आध्यात्मिक जड़ मध्यम से निम्न स्तर की थी, के पास दिन प्रतिदिन इस उबाऊ और सांसारिक तरीके से अभ्यास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मोहुआ जल्दी में नहीं था और न ही वह जल्दी कर सकता था, क्योंकि जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं था। साधना की प्रगति ज्यादातर आध्यात्मिक मूल की गुणवत्ता द्वारा निर्धारित होती थी, बिना किसी शॉर्टकट के।
एक दिन जब मोहुआ साधना कर रहा था, उसे अचानक अपने ची सागर में झुनझुनी और हल्की सी सूजन महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि वह भर गया है। अब चौथे स्तर के ची शोधन साधक बनने के बारे में सोचने का समय आ गया था। आश्चर्य में मोहुआ को अचानक एहसास हुआ कि वह कुछ महत्वपूर्ण बात भूल गया था। उन्होंने कोई साधना तकनीक नहीं चुनी थी। इससे पहले उन्होंने टोंगक्सियन गेट पर एक किफायती लघु 5 तत्व साधना तकनीक चुनने के लिए पर्याप्त आत्मिक पत्थरों को बचाने की योजना बनाई थी, जिसमें बहुत अधिक स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक वस्तुओं का उपभोग नहीं होगा। लेकिन तभी टोंगशियान गेट के संप्रदाय प्रमुख में बदलाव आ गया। प्रशिक्षक यान ने संप्रदाय छोड़ दिया और बाहरी द्वार ने संरचनाओं के बारे में पढ़ाना बंद कर दिया। मोहुआ भी बाहर हो गया। श्री जुआंग द्वारा नामात्र के शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद मोहुआ ने अपना सारा ध्यान संरचनाओं के अध्ययन में लगा दिया और इस प्रकार साधना तकनीक के चयन की उपेक्षा कर दी। मोहुआ के माता पिता दोनों ही साधना तकनीकों का अभ्यास करते थे, लेकिन उनके द्वारा अपनाई गई तकनीकें मोहुआ की तकनीकों से थोड़ी अलग थीं और शरीर साधना की ओर अधिक झुकी हुई थीं, इसलिए मोहुआ के लिए सीखने के लिए उपयुक्त नहीं थीं। तोंगशियान द्वार के बाहर उसके पास कोई उपयुक्त तकनीक सीखने का कोई तरीका भी नहीं था। क्यूई शोधन के शुरुआती चरणों में ही साधना तकनीक का अभ्यास शुरू करना सबसे अच्छा होता है। मोहुआ चौथी परत तक पहुंचने ही वाला था कि वह अब और साधना तकनीक ढूंढने में देर नहीं कर सकता था। ज़िशिंग, आपने अपनी साधना तकनीक कब सीखी? अपने खाली समय के दौरान मोहुआ ने उत्सुकता से बाई ज़िशिंग से पूछा। बाई ज़िशिंग ने असंतुष्ट होकर कहा, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, इसलिए आपको मुझे सीधे नाम से नहीं बल्कि भाई बाई या वरिष्ठ भाई बाई कहना चाहिए। इससे ऐसा लगेगा कि मेरी कोई वरिष्ठता नहीं है। कुछ दिनों में जब मेरे पिता और अन्य लोग राक्षसों का शिकार करके लौटेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि वे जिन राक्षस जानवरों का शिकार करते हैं वे कैसे दिखते हैं। सचमुच? बाई ज़िशिंग की आंखें चमक उठीं। वास्तव में? बाई ज़िशिंग ने तुरंत कहा, जब ज़िक्सी और मैंने पहली बार अपनी साधना शुरू की थी, तब से ही हमने साधना तकनीकें सीखनी शुरू कर दी थीं। स्वाभाविक रूप से इन्हें जितनी जल्दी हो सके सीखना सबसे अच्छा है, और इसके अलावा एक सतत संचरण क्रम से। अन्यथा विभिन्न चरणों में सीखी गई तकनीकों में जितना अधिक अंतर होगा, साधना विचलन से पीड़ित होना उतना ही आसान होगा। मोहुआ ने सहमति में सिर हिलाया। बाई ज़िशिंग को अचानक कुछ याद आया और वह आश्चर्य से बोला, मुझे मत बताओ कि तुमने अभी तक कोई साधना तकनीक नहीं सीखी है। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, एक ढीले किसान के लिए खेती की तकनीक चुनना आसान नहीं है। ये जितना भी कठिन हो, यह इतना भी कठिन नहीं है कि आपके पास साधना तकनीक ही न हो। मोहुआ ने उसे तिरछी नजर से देखा और कहा, यह दूसरे लोगों की परिस्थितियों से अनजान होना है। आपका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप संघर्ष को समझे बिना बोल रहे हैं। बाई ज़िशिंग ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि हमारे कबीले की तकनीकों को बाहरी रूप से साझा नहीं किया जा सकता है, अन्यथा मैं गुप्त रूप से आपको कुछ दुर्लभ और उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकें देता। मोहुआ ने असमंजस में पूछा, लेकिन क्या साधना तकनीक का स्तर साधक के आध्यात्मिक मूल से निर्धारित नहीं होता? मध्यम निम्न स्तर के आध्यात्मिक मूल के साथ व्यक्ति केवल मध्यम निम्न स्तर की तकनीकें ही सीख सकता है। अगर यह मध्यम निम्न स्तर का है तो क्या गुणवत्ता में बहुत अंतर हो सकता है? निश्चित रूप से वे उच्च स्तर की तकनीकों से बेहतर नहीं हो सकते, है ना? यहीं पर आप गलत हैं। कुछ विशेष तकनीकों के अनोखे प्रभाव होते हैं। कुछ का अभ्यास तेजी से किया जाता है, कुछ शरीर के शोधन पर केंद्रित होती हैं और कुछ कीमिया के लिए उपयुक्त होती हैं। निस्संदेह तकनीक का स्तर अभी भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक साधक की शक्ति का आकलन मुख्यतः उसकी आध्यात्मिक शक्ति की प्रचुरता से होता है। हालांकि चूंकि किसी का आध्यात्मिक मूल पूर्व निर्धारित होता है और उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए इस पर चर्चा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अद्वितीय प्रभावों वाली दुर्लभ खेती तकनीकें। एक पल के लिए विचारों में खोए मोहुआ ने अपना सिर हिलाया और कहा, भले ही दुर्लभ तकनीकें हो, मैं उनकी साधना नहीं कर पाऊंगा। यदि कोई तकनीक दुर्लभ है तो स्वाभाविक रूप से आवश्यक आध्यात्मिक वस्तुएं भी दुर्लभ होंगी। यदि मैं जीवन भर इन वस्तुओं को एकत्रित नहीं कर पाऊंगा तो क्या मेरी साधना हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहेगी? ये सच है, मैं भूल गया था कि आप एक ढीले साधक पृष्ठभूमि से हैं और उन दुर्लभ स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक वस्तुओं को इकट्ठा नहीं कर सकते। बाई ज़िशिंग ने भौहें चढ़ाई और फिर कहा, आप श्री जुआंग से पूछिए। एक पल सोचने के बाद मोहुआ ने अपना सिर हिलाया, मैं श्री जुआंग का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे निर्माण तकनीकें सिखाईं।
मैं इतना लालची कैसे हो सकता हूं कि उनसे साधना तकनीकें भी सीखने के लिए कहूं। बाई जिशिंग ने सिर हिलाया और कहा, वाह, यही तो भावना है। सिर्फ तुम्हारे जैसा ही कोई मेरा छोटा भाई बनने का हकदार है। मो हुआ ने उसे सुधारा, मैं तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूं। बाई जिशिंग ने कहा, तुम बड़े भाई क्यों नहीं हो? मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए तुम्हें मुझे बड़ा भाई कहना ही होगा। जिक्सी, क्या ये सही नहीं है? जैसे ही बाई जिशिंग ने बात की, उसने बाई जिक्सी की ओर देखा, जो अपना सिर नीचे करके अपनी किताब में तल्लीन थी और उसे अनदेखा कर रही थी। जिक्सी आपसे भी बड़ी है, इसलिए आपको उसे सिस्टर जिक्सी भी कहना चाहिए, बाई जिशिंग ने कहा। बाई जिक्सी थोड़ा चौंकी और उसकी काली पलकें धीरे से ऊपर उठ गईं और उसकी आंखें चमक उठीं। मो हुआ ने ठंडी आवाज में कहा, सपने देखते रहो। बहुत सारे लोग मेरे छोटे भाई बनना चाहते हैं और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है, बाई जिशिंग ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा। कौन है इसमें उत्सुक? मैं अब तुम्हें राक्षस जानवरों को दिखाने नहीं ले जाऊंगा, मो हुआ ने जवाब दिया। ठीक है, बाई जिशिंग ने गुस्से से कहा, तुम अपनी बात नहीं निभा रही हो। अगर हम किसी बात पर सहमत हो गए हैं तो तुम उससे कैसे मुकर सकती हो? थोड़ी बहस के बाद बाई जिशिंग ने मोहुआ को उसे बड़ा भाई कहने से मना कर दिया और मोहुआ ने उसे महीने के अंत में राक्षस जानवरों को देखने के लिए ले जाने पर सहमति व्यक्त की, जिससे उनकी असहमति समाप्त हो गई। शाम तक सभी अपनी साधना और पाठ में लगे रहे और विदा होने का समय हो गया। बाई जिशिंग ने पूछा, तो आप अपनी साधना तकनीक के बारे में क्या करने वाले हैं? मो हुआ ने सोचा और कहा, मैं वापस जाकर अपने माता पिता से पूछूंगा। मैं वैसे भी एक फॉर्मेशन मास्टर बनना चाहता हूं और एक फॉर्मेशन मास्टर आध्यात्मिक शक्ति के बजाय दिव्य ज्ञान पर निर्भर करता है, इसलिए एक उपयुक्त तकनीक का होना ही पर्याप्त होगा। बस इतना ही काफी कैसे हो सकता है? हम सब श्रीमान ज्वांग के प्रशिक्षु हैं। अगर तुम्हारी साधना में कमी रही तो क्या इससे मेरी बदनामी नहीं होगी? बाई जिशिंग ने झुंझलाते हुए कहा, वापस आने पर मैं तुम्हारे लिए एक उपयुक्त तकनीक ढूंढूंगा जो कबीले द्वारा गुप्त न रखी गई हो। तुम इसे गुप्त रूप से सीख सकते हो। ऐसा कहकर वह बाई जिक्सी के साथ वापस चला गया। मो हुआ ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, लेकिन बाई जिशिंग के अच्छे इरादों की गर्माहट को महसूस करते हुए उसने भी अपना सामान उठाया और घर चला गया। इस बीच बांस के कमरे में आराम कर रहे मिस्टर ज्वांग ने आंखें खोली। उनकी पीली पतली उंगलियां बांस की कुर्सी के आर्मरेस्ट पर थपथपा रही थीं और वे मन ही मन बुदबुदा रहे थे। एक साधना तकनीक। मोहुआ घर लौट आया और अपने माता पिता से कहा कि वह क्यूई शोधन के चौथे स्तर तक पहुंचने वाला है और उसे एक साधना तकनीक विकसित करने की आवश्यकता है। मो शान और लियू रुहुआ बहुत खुश थे। मोहुआ की उम्र में क्यूई शोधन के चौथे स्तर पर साधक बनने से वह तोंगशियान शहर में अपने साथियों के बीच अलग नजर आया। जहां तक साधना तकनीक का सवाल है, मो शान ने मो हुआ से कहा कि चिंता न करें। तुम्हारी माँ और मैं इस बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अगर हम तोंगशियान द्वार से तकनीकें नहीं सीख सकते तो हमें मार्गदर्शन के लिए कुछ अनुभवी साधकों की ही मदद लेनी चाहिए। तोंगशियान शहर में हान उपनाम वाला एक वरिष्ठ राक्षस शिकारी रहता है, जिसके पास लघु पंचतत्व आध्यात्मिक मूल है और वह मध्यम श्रेणी का है। कुछ दिनों में मैं वरिष्ठ हान को एक पेपर आमंत्रित करूंगा और उसकी मदद मांगूंगा। वरिष्ठ हान दयालु हैं और उन्हें मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में उन्हें कुछ आत्मा रत्न दे सकते हैं। बस। मो शान ने रुककर कहा, वरिष्ठ हान भी एक ढीले साधक परिवार से हैं और वे अक्सर कहते हैं कि भले ही उनके परिवार की साधना तकनीक पूरी हो, लेकिन इसे कोई महान विरासत नहीं माना जाता। मुझे डर है कि साधना के बाद के चरणों में पहुंचने पर ज्यादा संभावनाएं नहीं रहेंगी। मो शान को उम्मीद थी कि वह मो हुआ को सर्वश्रेष्ठ देगा, लेकिन वह इतना ही दे सका और उसके चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई दिए। दूसरी ओर मो हुआ ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, पिताजी, मैं भविष्य में एक फॉर्मेशन मास्टर बनना चाहता हूं। जब तक मेरे पास प्रचुर दिव्य ज्ञान है तब तक विशिष्ट साधना तकनीक ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये लगातार साधना करने के लिए पर्याप्त है। ये तकनीक वरिष्ठ हान द्वारा पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसका अर्थ है कि यह विश्वसनीय है और इससे कोई समस्या नहीं होगी। ये किसी भी चीज से बेहतर है। मो शान की अभिव्यक्ति अंततः कुछ हद तक कम हो गई और लियू रुहुआ ने भी मोहुआ के सिर को धीरे से सहलाते हुए गर्मजोशी से कहा, चलो खाना खाते हैं। रात के खाने के बाद जल्दी आराम कर लेना। कल तुम्हें मिस्टर ज्वांग के साथ फॉर्मेशंस भी सीखनी है। मो हुआ ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया।
बाई जिशेंग ने कहा कि वह मोहुआ को कुछ साधना तकनीकें खोजने में मदद करेगा, लेकिन मोहुआ ने अपने माता पिता को नहीं बताया क्योंकि कुल जितना बड़ा होता है, उसकी विरासत उतनी ही अधिक सख्ती से संरक्षित होती है और इसे बाहरी लोगों के साथ आसानी से साझा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बिना योग्यता के पुरस्कार स्वीकार नहीं करना चाहिए और वह बाई जिशेंग का कोई एहसान नहीं चुकाना चाहता था। आखिरकार वह इस समय इतना बड़ा कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं था। कौन जानता था कि अगले दिन बाई जिशेंग वास्तव में कई जेड स्लिप्स लाया और उन्हें चोर की तरह मोहुआ को सौंप दिया। मैंने ये तब लिए थे जब आंटी जू नहीं देख रही थी। जरा देख लो और देखो कि कोई चीज ठीक है या नहीं। अगर कोई हो तो एक चुन लेना, बाकी मैं लौटा दूंगी। मोहुआ का मुंह खुला का खुला रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बाई जिशेंग आत्मसंतुष्ट हो गया। कैसा है, क्या तुम भावुक नहीं हो? बाई जिशेंग कुछ हद तक घमंडी दिखते थे, लेकिन वह दूसरों के प्रति गर्मजोशी और ईमानदारी से पेश आते थे। मोहुआ ने पूछा, क्या तुम्हें साधना की तकनीकें चुपके से बताने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा? बाई जिशेंग ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, मैं बाई परिवार का सीधा वंशज हूँ। ये सिर्फ कुछ मध्यम और निम्न स्तर की साधना तकनीकें नहीं हैं। अगर मैं कोई पैतृक संपत्ति भी ले लूं तो भी वे मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मोहुआ की आंखों में संदेह भर गया। बाई जिशेंग ने जोर देकर कहा, क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगी? यह शायद सिर्फ 1 या 2 साल का कारावास है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाई जिक्सी ने समान भाव से बात की, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी। बाई जिशेंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। एक पल सोचने के बाद मोहुआ ने अपना सिर हिलाया। मैं इन तकनीकों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें फंसा नहीं सकता। बाई जिशेंग ने अप्रसन्नता से कहा, मैं नहीं डरता, तुम किससे डरते हो? बाई जिक्सी ने भी धीरे से कहा, ये तकनीकें भले ही कीमती हों, लेकिन बाई परिवार के लिए ये ज्यादा दुर्लभ नहीं है। आगे बढ़ो और इन्हें सीखो। कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना आंटी जू मेरे भाई को इन्हें बाहर नहीं निकालने देती। बिल्कुल। बाई जिशेंग ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर अचानक चिल्लाया, चाची जू को कैसे पता चला कि मैंने तकनीकें निकाल ली हैं? बाई जिक्सी ने उसे हल्के से देखा। तुम जो कुछ भी करते हो वह आंटी जू की निगरानी में होता है। बस तुम ही हो जो सोचते हो कि दूसरों को पता नहीं है। बाई जिशेंग के कंधे झुक गए, कुछ हद तक उदास। मोहुआ झूठ बोल रहा होगा अगर वह कहे कि उसे कोई प्रलोभन नहीं था। वह ये भी जानना चाहता था कि कुलीन कुलों में किस तरह की साधना तकनीकें अपनाई जाती थीं और किसी भी रहस्यमय पहलू का पता लगाना चाहता था। सोचने के बाद मोहुआ ने अब कोई आपत्ति नहीं जताए और मन ही मन बाई भाई बहनों की दयालुता को महसूस किया। फिर उसने बाई जिशेंग के हाथों से जेड स्लिप्स ली और उन्हें देखा। छोटे 5 तत्व जीव मध्यम श्रेणी के 5 तत्व आध्यात्मिक मूल वाले लोगों के लिए उपयुक्त है। यह उच्च श्रेणी के बड़े 5 तत्व जीव का सरलीकृत संस्करण है। एक साधक 33 चक्रों के संचलन के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत कर सकता है और 5 तत्वों धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी के मंत्रों को नियंत्रित कर सकता है। ये सरल और बहुमुखी है। हिडन स्पिरिट जुए मध्यम श्रेणी जल श्रृंखला आध्यात्मिक जड़ों की खेती के लिए उपयुक्त 28 परिसंचरणों के लिए आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत कर सकता है। छुपाने वाले प्रकार के मंत्रों के लिए उपयुक्त उग्र ज्वलंत जीव मध्यम श्रेणी की अग्नि श्रृंखला आध्यात्मिक जड़ों की साधना के लिए उपयुक्त 35 परिसंचरणों के लिए आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत कर सकता है। अग्नि प्रकार के मंत्रों की शक्ति को 10 से 20% तक बढ़ा सकता है। जल काष्ठ आत्मा कौशल मध्यम श्रेणी के जल और काष्ठ श्रृंखला आध्यात्मिक मूल साधना के लिए उपयुक्त 36 परिसंचरणों के लिए आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत कर सकता है। इस तकनीक से साधना करने से शिरोबिंदुओं की सफाई, शरीर का पोषण और साधना में आने वाली बाधाओं को कम किया जा सकता है। यह तकनीक शरीर को पोषण दे सकती है, लेकिन आक्रामक शारीरिक साधना तकनीकों के लिए उपयुक्त नहीं है। आवश्यक आध्यात्मिक वस्तुएं स्वर्गीय जिनसेन की लकड़ी, अनंत जल, आध्यात्मिक द्रव। मोहुआ चकित लग रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ती गईं। क्या कुछ भी उपयुक्त नहीं है? बाई जिशेंग ने मोहुआ को भौहें चढ़ाते देखा और पूछे बिना नहीं रह सका। मोहुआ ने सोचा और पूछा, स्वर्ग जिनसेन लकड़ी आखिर क्या है? हेवन जिनसेन वुड हेवन जिनसेन की जड़ की लकड़ी है। ये शरीर को पोषण दे सकती है और इसे ज्यादा कीमती नहीं माना जाता। बाई जिशेंग ने पूरी तरह से आश्वस्त न होते हुए कहा, इसकी कीमत कितनी होगी? जबकि हेवन जिनसेन की कलियां बेहद कीमती हैं।
हेवन जिनसेन की लकड़ी बहुत सस्ती है, लगभग कुछ 100 स्पिरिट स्टोन प्रति पीस, बाई जिशेंग ने अनिश्चितता से कहा। और अनंत जल के बारे में क्या? बाई जिशेंग को भी नहीं पता था, इसलिए उसने अपना सिर खुजलाया और बाई जिक्सी को देखा। बाई जिक्सी की खूबसूरत आंखें हल्की सी हिली। अनंत जल अनंत सागर से आता है। इसे शुद्ध करने के लिए एक पिल मास्टर को 49 दिनों तक समुद्री जल की अशुद्धियों को शुद्ध करना पड़ता है। अंततः जो संघनित होता है वह अनंत जल है। अनंत जल कीमती नहीं है, लेकिन ये श्रमसाध्य है। अनंत जल की एक छोटी बोतल के लिए लगभग 1000 स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होगी, और अगर यह किसी दूरदराज के इलाके से है तो इसकी कीमत और भी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा ऐसी आध्यात्मिक वस्तुएं अस्पष्ट होती हैं, और यह गारंटी नहीं है कि कोई इन्हें स्पिरिट स्टोन से भी खरीद पाएगा। मो हुआ ने गहरी ठंडी सांस ली। ये कैसी तकनीकें थीं? वह इन्हें अपना ही नहीं सकता था। वाटर वुड स्पिरिट स्किल्स के समान तकनीकों के लिए केवल एक टुकड़ा हेवन जिनसेंग वुड और एक छोटी बोतल अनंत जल की आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यक स्पिरिट स्टोन मोहुआ की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थे। तकनीकों के विवरण से यह संकेत मिलता है कि साधना के लिए आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, सफलताओं के लिए आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, साथ ही दैनिक साधना के लिए आत्मा पत्थरों की भी आवश्यकता होती है। कुल राशि एक खगोलीय आंकड़ा है जो मोहुआ के खर्च करने की क्षमता से कहीं अधिक है। और ये तो सिर्फ चिशोधन क्षेत्र के लिए उपभोग है। बाद में आधार स्थापना क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए। ये सर्वविदित है कि ताओ साधना के बाद के चरणों में अधिकाधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। भले ही मोहुआ वास्तव में एक प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर बन गया हो जो दिन रात फॉर्मेशन बनाने का काम करता हो, तो भी वह संभवतः ऐसी साधना की लागत वहन नहीं कर सकता था। मोहुआ ने बाई जिशेंग और फिर बाई जिक्सी की ओर देखा और खुद को रोक न सका और पूछा, क्या आपके कबीले का हर शिष्य ऐसी तकनीकों का अभ्यास करता है? बिल्कुल नहीं, बाई जिशेंग ने अपना सिर हिलाया। प्रत्यक्ष शिष्य और भी उच्च स्तरीय तकनीकों की साधना करते हैं जिनके लिए अधिक मूल्यवान स्वर्गीय और सांसारिक खजानों की आवश्यकता होती है। कुछ आध्यात्मिक वस्तुएं इतनी दुर्लभ होती हैं कि वे अमूल्य होती हैं, और कुल उन्हें गुप्त रखता है, कभी प्रकट नहीं होने देता। लेकिन इन तकनीकों का खुलासा भी नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई इन्हें साझा करना भी चाहे तो साधना के लिए आवश्यक विशिष्ट आध्यात्मिक वस्तुओं के बिना दूसरे लोग इनका अभ्यास वैसे भी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें जो तकनीकें दी हैं वे हमारे कुल में उपलब्ध सर्वोत्तम हस्तांतरणीय तकनीकें हैं। यहाँ तक कि अप्रत्यक्ष शिष्यों या विवाहेतर संबंधों से जन्मे शिष्यों के लिए भी, जब तक उनमें असाधारण प्रतिभा न हो, वे उन्हें विकसित करने के योग्य नहीं हो सकते। मोहुआ ने पूछा, क्या आपका कबीला इन तकनीकों की साधना के लिए आवश्यक आध्यात्मिक वस्तुएं प्रदान करता है? बाई जिशेंग ने कहा, मुझे दूसरों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन जिक्सी और मुझे साधना के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब हमें अपनी माँ से मिलता है। बाई जिक्सी ने बाई जिशेंग की ओर देखा और उदासीनता से बोली, कुल शिष्यों को उनकी वैधता और प्रतिभा के आधार पर श्रेणियों में विभाजित करता है। शिष्य जितना अधिक प्रत्यक्ष और उसकी प्रतिभा जितनी अधिक उत्कृष्ट होगी, उसका मूल्यांकन उतना ही अधिक होगा और उसे उतने ही अधिक साधना संसाधन दिए जाएंगे। उच्च प्रतिभा वाले प्रत्यक्ष शिष्य साधना के लिए अपनी आवश्यकतानुसार कुछ भी ले सकते हैं। अन्य शिष्यों को, यदि वे अपने निर्धारित संसाधन आवंटन से बढ़कर बेहतर तकनीकें विकसित करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने तरीके स्वयं खोजने होंगे। आमतौर पर इसमें माता पिता या अन्य रिश्तेदार अपने पुण्य अंक खर्च करके कुल के भीतर से आध्यात्मिक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। जो भी मामला हो, कुलीन कुलों के बच्चों को केवल साधना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्हें आवश्यक आत्मिक पत्थरों और आध्यात्मिक वस्तुओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सही है, बाई जिशेंग ने सिर हिलाया और कहा, हमारा बाई परिवार और साथ ही अन्य कुलीन कुल कम से कम 1000 वर्षों से अस्तित्व में हैं, जिनकी नींव समृद्ध है और जिनके पास स्वर्गीय और सांसारिक खजानों तक प्रचुर पहुंच है। वास्तव में विलुप्त हो चुके कुलों को छोड़कर जब तक उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, स्वर्गीय और सांसारिक खजानों में से कोई भी दुर्लभ नहीं माना जाता है। मोहुआ अंदर तक हिल गया। कुलीन कुलों के संसाधन समुद्र जितने विशाल थे, उनकी विरासत धुंध जितनी अनगिनत। उसके जैसे लापरवाह किसान विशाल समुद्र से केवल छोटे छोटे कण ही बटोर पाते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि क्यूई शोधन क्षेत्र साधकों के लिए केवल शुरुआत है, जबकि निम्न स्तर के शिथिल साधकों के लिए ये जीवन भर है। मोहुआ ने आखिरकार कोई साधना तकनीक नहीं चुनी। जब सब अलग हुए तो मोहुआ का शरीर थोड़ा उदास लग रहा था। बाई जिक्सी ने ये देखा और अचानक कहा, मैं चाची जू से आपको कुछ आध्यात्मिक वस्तुएं दिलवाऊंगी।
मुंह हुआ दंग रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आमतौर पर अलग थलग रहने वाली बाई जिक्सी इतनी दयालु होगी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, फिर भी मना करते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है। साधना जीवन भर चलने वाली चीज है, मैं पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता। इसके अलावा मुझे बिना पुण्य के पुरस्कार स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की चीजें अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। बाय जिक्सी के चेहरे पर उदासीनता बनी रही। ये स्पष्ट नहीं था कि वह खुश था या नहीं। मुंह हुआ ने बोलना समाप्त करने के बाद ईमानदारी से कहा, धन्यवाद। मुंह हुआ ने हमेशा दूसरों की दयालुता के प्रति कृतज्ञता बनाए रखी। दूसरों के चले जाने के बाद मिस्टर जुआंग, जो धूप सेंकने से लेकर चांदनी तक आराम कुर्सी पर बैठे रहे थे, आखिरकार इत्मीनान से उठे और एकांत और कुछ धूल भरे अध्ययन कक्ष की ओर चल पड़े और बुदबुदाने लगे। बूढ़ी कुई बहुत आलसी है। इस अध्ययन कक्ष की सफाई हुए कितना समय हो गया। उसके पीछे, जहां पहले कोई नहीं था, अचानक बूढ़ा कुई प्रकट हुआ। यदि इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि इसे साफ किया गया है या नहीं? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमेशा ऐसे ही मत आया करो और गायब हो जाया करो। एकदम बढ़िया आंगन, और तुम उसे इतना डरावना बना देते हो। मिस्टर जुआंग ने असंतुष्ट होकर कहा, फिर अध्ययन कक्ष में घूमते हुए तरह तरह की किताबें और जेड स्लिप्स पलटने लगे। पहले से ही अव्यवस्थित अध्ययन कक्ष और भी अव्यवस्थित हो गया। तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं साधना तकनीक के कुछ खंडों की तलाश में हूं, श्री जुआंग ने सहजता से कहा। मुंह हुआ के लिए वह बच्चा। बिल्कुल, आपने पहले कभी अपने शिष्यों के प्रति इतना ध्यान नहीं दिया, बूढ़े कुई ने व्यंग्य के साथ विनम्रतापूर्वक टिप्पणी की। श्री जुआंग ने कुछ जेड स्लिप्स का चयन किया, उन्हें डेस्क पर फैलाया और धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से एक एक करके उनकी जांच करने के लिए बैठ गए। मैं पहले ताओ के प्रति पूरी तरह समर्पित था और स्वाभाविक रूप से अहंकारी भी। अब समय बदल गया है और मैं ताओ से जुड़ा नहीं हूं, तो स्वाभाविक रूप से मेरे पास तुच्छ मामलों में दखल देने के लिए कुछ खाली समय है। बूढ़ी कुई ने कुछ और नहीं कहा और कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। एक क्षण बाद श्री जुआंग खुद को रोक नहीं पाए और बोले, तुम्हें कभी कभी बात करनी चाहिए, अन्यथा ये कमरा सचमुच डरावना लगता है। बूढ़ी कुई ने उदासीनता से उत्तर दिया, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? श्री जुआंग ने एक क्षण सोचा और कहा, तुम्हारे विचार से मोह हुआ, उस बच्चे के लिए अच्छी साधना तकनीक क्या होगी? सबसे अच्छा तो यही होगा कि कोई चुनाव ही न किया जाए। क्यों नहीं चुने? यदि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो आप कार्य कारण में नहीं उलझेंगे और इससे मोह हुआ उस बच्चे को कुछ परेशानी से बचाया जा सकेगा। श्री जुआंग ने अपना सिर हिलाया, आप कार्य कारण में विश्वास करते हैं, मैं नहीं। अगर इस दुनिया में सचमुच कार्य कारण है भी, तो भी इसे सिर्फ चाहकर टाला नहीं जा सकता। हो सकता है कि ली राज्य में आकर और मोह हुआ को प्रशिक्षु बनाकर मैंने कार्य कारण को पहले ही गतिमान कर दिया हो। एक बार जब दिव्य रहस्य बदल जाता है तो उसे चाहकर भी नहीं बदला जा सकता। बोलने के बाद श्री जुआंग को लगा कि यह एक अपशकुन है और उन्होंने आत्मनिंदा करते हुए कहा, एक व्यक्ति जिसने अपनी ताओवादी हृदय को खो दिया है। मेरी आवाज स्वर्गीय अधिकार मंडप के उन पुराने लोगों की तरह है जो सिद्धांत के बारीक बिंदुओं के बारे में बहस करते हैं। बूढ़े कुई ने समान भाव से कहा, मैं तियानिक्वान मंडप के उन बूढ़े लोगों में से एक हूं जो सिद्धांतों के बारे में बहस करते हैं। मिस्टर जुआंग ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब भी थोड़े अलग हो। फिर विषय बदलते हुए उन्होंने पूछा, एरिस्किल के बारे में क्या ख्याल है? बहुत भूर 5 तत्व जीवन रूपांतरण तकनीक। उसकी मेरिडियन इसका सामना नहीं कर सकती। तो फिर ताओवादी रहस्यमय जीव, ताओवादी रहस्यमय द्वार द्वारा आपका शिकार किया जाएगा। श्री जुआंग ने कुछ देर तक प्रश्न पूछे, लेकिन बूढ़े कुई ने उनमें से प्रत्येक को अस्वीकार कर दिया, इसलिए उन्होंने हार मानकर पूछा, क्या आपके पास कोई साधना तकनीक है? उन्हें भी दिखाओ। यहाँ की खेती की तकनीकें भी उपयुक्त नहीं हैं। श्री जुआंग ने आह भरी, एक घटिया आध्यात्मिक मूल होने से वाकई इतनी परेशानी होती है। मोह हुआ एक बेहतर आध्यात्मिक मूल के साथ क्यों नहीं पैदा हुआ? इससे साधना तकनीक चुनना बहुत आसान हो जाता। जब मैंने अपनी साधना तकनीक चुनी तो मैंने बस उपलब्ध सर्वोत्तम तकनीक चुनी, इस सब झंझट की कोई जरूरत नहीं थी। बूढ़े कुई ने चुपचाप अपनी आंखें घुमाईं। 5 तत्वों की आध्यात्मिक जड़ों के लिए इससे अद्वितीय, मध्यम से निम्न श्रेणी का होना चाहिए और आवश्यक आध्यात्मिक वस्तुएं बहुत कीमती नहीं हो सकती। श्री जुआंग ने खुद से कहा, ये अद्वितीय होने की आवश्यकता अनावश्यक है। मिस्टर जुआंग ने सिर हिलाया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा।
मेरे शिष्य होने के नाते तुम्हें भीड़ से अलग दिखना होगा। वह केवल नाम का शिष्य है, प्रत्यक्ष शिष्य नहीं जिसने औपचारिक रूप से आपको अपना गुरु मान लिया हो और चाय परोसी हो। यहीं पर आप गलत हैं, श्री जुआंग ने चेहरे पर रहस्यमय भाव लाते हुए कहा। नाम मात्र का शिष्य भी अपने गुरु के असाधारण स्वभाव को प्रतिबिंबित करने के लिए असाधारण होना चाहिए। बूढ़ी कोई बोली, क्या तुम नहीं कहते थे कि सच्चा स्वामी बल से डींगे मारता है और केवल निकम्मे लोग ही बातों से डींगे मारते हैं? क्या तुम्हें मेरी कही कोई अच्छी बात याद नहीं आ रही? श्री जुआंग ने अप्रसन्न होकर कहा। पहले जब आप बेजोड़ थे तो आपके पास कहने के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं होता था। श्री जुआंग थोड़े नाराज दिखे और उन्होंने विषय बदल दिया। चलो, हमारे सामने जो जरूरी काम है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी साधना तकनीक चुनना। मिस्टर जुआंग ने फिर से कमरे में खोजबीन शुरू कर दी। जो भी उन्हें उपयुक्त लगा उसे रख लिया और जो अनुपयुक्त लगे उन्हें बिना कुछ सोचे समझे एक तरफ फेंक दिया। बूढ़ा कोई चुपचाप मिस्टर जुआंग के पीछे पीछे सफाई करता हुआ चला गया, बीच बीच में उसे एक दो जेड पर्चियां थमा देता। मिस्टर जुआंग उन पर नजर डालते, थोड़ी सी उपेक्षा दिखाते, लेकिन फिर भी उन्हें एक तरफ रखते हुए बुदबुदाता। खेती की तकनीकों के चयन में आपकी रुचि अब भी पहले की तरह ही साधारण है। अगले दिन मो हुआ ने दिन भर संरचनाओं पर काम किया और शाम को घर जाने ही वाला था कि उसने देखा कि मिस्टर जुआंग बांस के मंडप से उसे हाथ हिला रहे हैं। मो हुआ पास आया, सम्मान दिया और अपनी उलझन व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सका। सज्जन, क्या आप कुछ निर्देश देना चाहते हैं? श्री जुआंग ने मो हुआ के सामने मिश्रित जेड पर्चियों और पाठों का एक बड़ा बंडल रख दिया। अपनी पसंद चुने। मो हुआ का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। सज्जन, चूंकि आपने मुझे जेंटलमैन कहा है, इसलिए मैं आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। साधना तकनीक बताना तो मामूली बात है। श्रीमान जुआंग को याद करते हुए, जो आमतौर पर आलसी और दिन भर कुर्सी पर आराम फरमाते रहते थे, मो हुआ ने अपने सामने रखे ध्यानपूर्वक चुनी हुई साधना तकनीकों के विशाल समूह को देखा और उसके हृदय में एक गर्माहट का अनुभव हुआ। खड़े होकर उसने एक बार फिर आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की। आप स्वयं एक चुन लीजिए, मैं थोड़ी देर ध्यान करने जा रहा हूं। श्री जुआंग ने अपना हाथ हिलाया और कुर्सी पर वापस लेट गए तथा थोड़ा आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मो हुआ ने श्री जुआंग को परेशान न करने की कोशिश की, क्योंकि वह धीरे धीरे और ध्यान से उनके सामने साधना तकनीकों के ढेर को पलट रहे थे। आत्मा स्थानांतरण, जीव बैठे, ताओवादी कौशल, स्वर्ग और पृथ्वी, एरी क्लासिक, अमर पद, दिव्य तकनीक। इन तकनीकों के नाम पढ़ने मात्र से ही उनका रहस्य उजागर हो गया और उनके प्रभाव और भी असाधारण थे। कुछ आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकती थीं, कुछ आत्मा और शरीर की दोहरी साधना के लिए अनुकूल थीं और कुछ तो साधना में आने वाली बाधाओं को भी कम करती थीं। इनमें से सबसे कम उन्नत तकनीक आध्यात्मिक शक्ति के 30 चक्रों तक की साधना में मदद कर सकती थी और स्वर्ग और पृथ्वी की कई आवश्यक आध्यात्मिक वस्तुएं मो हुआ को परिचित थीं। क्यूई शोधन में मो हुआ के मामूली अनुभव के साथ भी परिचितता ने सुझाव दिया कि हालांकि ये आध्यात्मिक वस्तुएं दुर्लभ थीं, वे अद्वितीय खजाने नहीं थे जो अमूल्य थे या फीनिक्स पंख और गेंडा सींग या जन्मजात आत्मा वस्तुओं के समान दुर्लभ थे। इससे ये संकेत मिलता है कि श्री जुआंग ने इन तकनीकों के चयन में बहुत सोच विचार किया होगा। मो हुआ ने चुपचाप इस दयालुता पर ध्यान दिया और फिर साधना तकनीक चुनने पर ध्यान केंद्रित किया। सबसे पहले उन्होंने सबसे सस्ते को चुना, जिसके लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक वस्तुओं की सबसे कम आवश्यकता थी। इसके बाद उन्होंने उन लोगों की तलाश की जो आध्यात्मिक शक्ति के उच्चतम चक्रों की खेती कर सकते थे, फिर जो गुणों में सबसे उपयुक्त थे और अंत में प्रभावों में सबसे व्यावहारिक। मो हुआ ने बहुत सोचा, अंततः कुछ विकल्पों पर विचार किया जो सबसे उपयुक्त लगे, लेकिन फिर उसे फिर से चिंता होने लगी। न्यूनतम आवश्यक स्पिरिट ऑब्जेक्ट्स का अर्थ अभी भी कोई नहीं है, और जब इसे मौद्रिक शब्दों में परिवर्तित किया जाता है तो इसके लिए अभी भी 1000 से अधिक स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता होगी। पिछले कुछ दिनों में मो हुआ ने ऐसी साधना तकनीकों पर गौर किया था जिनमें दसियों हजार स्पिरिट स्टोन्स के बराबर स्पिरिट ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है। उनकी तुलना में कुछ हजार स्पिरिट स्टोन्स पहले से ही सबसे सस्ते थे। लेकिन मो हुआ को अचानक एहसास हुआ कि कुछ हजार आत्मा पत्थर भी वास्तव में ऐसी चीज थी जिसे वह बिल्कुल भी वहन नहीं कर सकता था। मो हुआ को उस समय कुछ असमंजस सा महसूस हुआ। तभी मो हुआ को एक खुरदरी भद्दी सी जेड स्लिप मिली जो विभिन्न परिष्कृत और सुंदर पुस्तकों और जेड स्लिप के बीच स्पष्ट रूप से बेमिल लग रही थी। मो हुआ ने उसे हाथ में लिया, अपनी दिव्य भावना को उसमें डुबोया और स्वर्ग यान जुए के सरल प्राचीन अक्षर उसके मन में उभर आए।
जैसे जैसे वह आगे पढ़ता गया, उसे अचानक लगा कि इस तकनीक की व्याख्या में कुछ कमी रह गई है। एक क्षण विचार करने के बाद मोहुआ को अचानक याद आया कि इस तकनीक के लिए आवश्यक स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक वस्तुओं का कोई उल्लेख नहीं था। क्या इसका मतलब यह है कि इस तकनीक की साधना के लिए किसी अतिरिक्त स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, मोहुआ के युवा मन में उत्साह की लहर दौड़ गई और वह भावनाओं से अभिभूत हो गया। हुआ ने साधना तकनीक की व्याख्या फिर से पढ़ी, जहां केवल कुछ वाक्यों में कहा गया था कि यह तकनीक आध्यात्मिक मूल के स्तर या गुण तक सीमित नहीं है, बल्कि साधना की गई आध्यात्मिक शक्ति के चक्र कुछ कमजोर हैं। बाधा दिव्य बोध में थी, जो उन लोगों के लिए अनुपयुक्त थी जो साधना के लिए निर्माण गुरु नहीं थे। freewebnovel.com। यद्यपि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि किन आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता है, फिर भी इन विवरणों से एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसी कोई साधना तकनीक कैसे हो सकती है जो आध्यात्मिक जड़ों को सीमित न करे? ये तथ्य कि विकसित आध्यात्मिक शक्ति कमजोर थी, समझा जा सकता था। आखिरकार यह आध्यात्मिक जड़ों को प्रतिबंधित नहीं करती थी, जिसका अर्थ था कि निम्न जड़ों वाले लोग भी इसका अभ्यास कर सकते थे और स्वाभाविक रूप से विकसित आध्यात्मिक शक्ति गहन नहीं होगी। लेकिन इसका क्या मतलब था कि बाधा दिव्य अर्थ में थी, और जो लोग फॉर्मेशन मास्टर नहीं थे उनके लिए यह अभ्यास करना क्यों उपयुक्त नहीं था? मोहुआ चिंतन में डूबा रहा। उसे समय का पता ही नहीं चला जब तक कि मिस्टर ज्वांग ने अपनी आंखें नहीं खोली। क्या तुमने चुन लिया है? तभी मोहुआ वास्तविकता में वापस आया। शिष्य ने चुना है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि कौन सा अधिक उपयुक्त है। मुझे एक नज़र देखने दो। मोहुआ ने सम्मानपूर्वक अपने द्वारा चुनी गई साधना तकनीकें श्री ज्वांग को सौंप दी। श्री ज्वांग ने उन्हें एक एक करके देखा। उनकी अभिव्यक्ति शांत और अपरिवर्तित थी, फिर भी वह अंदर से कुछ अप्रसन्न महसूस कर रहे थे। मोहुआ ने जो साधना विधियां चुनी थीं, वे सभी बूढ़ी कुई ने चुनी थीं। श्री ज्वांग ने जो स्वयं चुनी थी, वे मोहुआ ने बिल्कुल नहीं चुनी थी। इससे श्री ज्वांग को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। जब तक उन्होंने आखिरी जेड स्लिप तक नहीं पहुंचा, तब तक श्री ज्वांग की आंखें चमक नहीं उठी। प्राचीन पीली जेड स्लिप पर 3 अक्षर उकेरे गए थे, तियानयान जुए। ये श्री ज्वांग द्वारा चुनी गई अद्वितीय साधना तकनीकों में से एक थी। श्री ज्वांग बहुत संतुष्ट थे। उन्हें लगा कि मोहुआ बालक अभी भी अच्छी निर्णय क्षमता रखता है, वो वास्तव में सीखने योग्य है। श्री ज्वांग की निगाहें तियानयान जुए पर टिकी देखकर मोहुआ ने वह प्रश्न पूछा जिसकी उसे सबसे अधिक चिंता थी। सज्जन, तियानयान जुए के अभ्यास के मूल सिद्धांतों में आवश्यक आध्यात्मिक वस्तुओं की सूची नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि इसे स्वर्ग और पृथ्वी की किसी भी आध्यात्मिक वस्तु की आवश्यकता के बिना साधना की जा सकती है? वास्तव में श्री ज्वांग ने सिर हिलाया। मोहुआ बहुत खुश हुआ, लेकिन तुरंत ही शांत हो गया। महानताओं का अनुसरण करने के हर पहलू में प्रयास की आवश्यकता होती है और पुरस्कार मिलते हैं। इसलिए यदि इस साधना तकनीक का अभ्यास स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक वस्तुओं के बिना किया जा सकता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि अन्य पहलुओं में परेशानियां होंगी? श्री ज्वांग ने स्वीकृति की मुद्रा दिखाई, फिर धीरे से कहा, freewebnovel.com। यह एक प्राचीन साधना तकनीक है। प्राचीन साधना तकनीक? मोहुआ ने हैरानी से पूछा। प्राचीन साधना तकनीकों से क्या अंतर है? भिन्नताएं हैं, फिर भी कोई भिन्नता नहीं है। प्राचीनों की साधना तकनीकें अभी भी साधना तकनीकें हैं और वर्तमान की भी हैं। सभी अमरता और महानताओं के मार्ग की खोज करती हैं। प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सामान्यीकृत किया जा सके। कुछ प्राचीन साधना तकनीकें साधकों की पीढ़ियों के साथ परिष्कृत और उन्नत हुई हैं और अधिक स्थिर हो गई हैं, तथा उनमें कम बाधाएं हैं, जिससे साधना प्रक्रिया अधिक कुशल हो गई है। इसलिए वे ताओ साधना जगत में प्रमुख साधना तकनीकें बन गई हैं। अन्य तकनीकें अस्पष्ट और विचित्र हैं, जिनकी साधना कठिन है और सफल साधना के बाद परिणाम फीके हैं और धीरे धीरे त्याग दिए जा रहे हैं। कुछ साधना तकनीकें क्रूर और विचित्र होती हैं, जिनसे व्यक्ति आसानी से अपना विवेक खो सकता है, दानव साधक बन सकता है और इस प्रकार ताओवादी न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाता है। जबकि अन्य, जो स्वर्ग की अवहेलना कर सकते हैं और भाग्य बदल सकते हैं, उनके लिए अत्यंत कठोर साधना शर्तें होती हैं। इन पर विभिन्न महान साधकों के बीच विवाद होता है, या तो वे नष्ट हो जाते हैं या हार जाते हैं। अंततः केवल साधकों के बीच मौखिक रूप से प्रसारित किंवदंतियों में ही रह जाते हैं। क्या सभी प्राचीन साधना तकनीकें आध्यात्मिक जड़ों तक सीमित नहीं हैं? मोहुआ ने पूछा। बिल्कुल नहीं। अधिकांश साधना तकनीकें आध्यात्मिक मूलों के गुणों को प्रतिबंधित करती हैं
और केवल कुछ ही आध्यात्मिक मूलों के स्तर को प्रतिबंधित नहीं करती हैं। उनका अभ्यास सभी द्वारा किया जा सकता है, उच्चतम स्तर से निम्नतम स्तर तक, लेकिन ये अल्पसंख्यक हैं। ताओवादी दरबार द्वारा 9 राज्यों के साधना जगत को एकीकृत करने के बाद कुलीन कुलों और महासंप्रदायों द्वारा साधना तकनीकों और साधना स्तरों के साथ आध्यात्मिक मूलों के मूल्यांकन को बढ़ावा दिया गया। एक और इसका उद्देश्य साधना जगत में विशाल और जटिल साधना तकनीकों का मानकीकरण करना था, जिससे साधकों के लिए अभ्यास करना आसान हो गया। और दूसरी ओर सच तो यह है कि इसका उद्देश्य खेती की तकनीकों की विरासत पर एकाधिकार करना था। श्री जुआंग की निगाहें तेज हो गईं, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, केवल इतना कहा, भविष्य में आप समझ जाएंगे। ओह, मोहुआ ने सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गया हो, फिर पूछा, सज्जन, त्यानयान जुए किस प्रकार की प्राचीन साधना तकनीक है? इसे अधिक अस्पष्ट और विचित्र प्रकारों में से एक माना जाता है। एक क्षण सोचने के बाद श्री जुआंग ने कहा, इस साधना तकनीक का अभ्यास पहले भी अन्य लोगों द्वारा किया जा चुका है। इसे सीखना आसान है क्योंकि इसमें केवल आत्मिक रत्नों को परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है, लेकिन सफलताओं के दौरान आने वाली बाधाएं बहुत ही विचित्र होती हैं। अधिकांश अन्य साधना तकनीकों में बाधाएं आमतौर पर शिरोबिंदुओं या क्यूई सागर में होती हैं, जहां सफलता प्राप्त करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक वस्तुओं को परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। इस तकनीक की बाधा चेतना सागर में है। चेतना सागर अलौकिक और अप्रत्याशित है, इसमें सहायक आध्यात्मिक वस्तुएं शायद ही मौजूद हों, इसलिए सफलता प्राप्त करना अभी भी अनिश्चित है। आध्यात्मिक वस्तुएं चाहे कितनी भी दुर्लभ क्यों न हो, उन्हें प्राप्त करने का कोई न कोई तरीका जरूर होता है, बस बात कीमत की है। लेकिन जब चेतना सागर से जुड़ी समस्याओं की बात आती है तो यह मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो असंभव भी। इसके अलावा इस तकनीक से प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति कमजोर होती है और कोई अन्य प्रभाव नहीं देती, इसलिए धीरे धीरे कोई भी इसका अभ्यास नहीं करता था। चुपचाप सुनते हुए मोहुआ ने अपना अंतिम प्रश्न पूछा, तकनीक में जब लिखा है केवल फॉर्मेशन मास्टर्स के लिए उपयुक्त, तो इसका क्या मतलब है? क्या इस तकनीक को सीखने के लिए किसी को फॉर्मेशन मास्टर बनना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, श्री जुआंग ने अपना सिर हिलाया और समझाया, ऐसा नहीं है कि केवल निर्माण गुरु ही इस तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं, बल्कि ताओ साधना जगत के सभी व्यवसायों में केवल निर्माण गुरु ही दिव्य ज्ञान का अत्यधिक उपयोग करते हैं और चेतना सागर के उपयोग और समझ में अन्य साधकों से आगे निकल जाते हैं। त्यानयान जुए की दिव्य ज्ञान में ही अड़चन है, जो स्वाभाविक रूप से इसे निर्माण गुरुओं के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। या दूसरे शब्दों में कहें तो यदि निर्माण गुरु इसका अभ्यास नहीं करते हैं तो अन्य विधाओं के साधक और भी कम सक्षम होंगे। अच्छा, ऐसा है, मोहुआ ने विचार किया और फिर अपना मन बना लिया। ये देखकर श्री जुआंग ने पूछा, क्या आपने तय कर लिया है कि आप कौन सी साधना तकनीक का अभ्यास करना चाहते हैं? मैंने किया है, मोहुआ ने सिर हिलाया, सज्जन, मैं त्यानयान जुए की खेती करना चाहता हूँ। श्री जुआंग को राहत महसूस हुई, ये सोचकर कि यह बच्चा मोहुआ वास्तव में उनके साथ संबंध रखता है, न कि बूढ़ी कुई की तरह जिसका साधना तकनीकों को चुनने का स्वाद बहुत ही भद्दा था। जैसे ही मिस्टर जुआंग त्यानयान जुए की ज़ैट स्लिप मोहुआ को सौंपने वाले थे, वे अचानक झिझके, फिर एक पल की आह के बाद गंभीरता से पूछा, मोहुआ, क्या तुम सच में निश्चित हो? मोहुआ ने असमंजस की दृष्टि से श्री जुआंग की ओर देखा। इस तकनीक का अभ्यास करना आसान है, लेकिन जब सफलता की बात आती है तो ये बहुत अप्रत्याशित है और इससे विकसित होने वाली आध्यात्मिक शक्ति कमजोर है, जिससे व्यक्ति को साधना या युद्ध में नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि वह अनिच्छुक थे, फिर भी श्री जुआंग ने मोहुआ के लिए बचे हुए अन्य तकनीकों की ओर इशारा किया और कहा, यद्यपि ये तकनीकें असाधारण नहीं हैं, फिर भी ये स्थिर और व्यवहारिक हैं और इनमें पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होती है। कुछ आध्यात्मिक वस्तुएं भले ही थोड़ी कष्टदायक हो, मूल्यवान नहीं मानी जाती और उन्हें प्राप्त करने के हमेशा तरीके मौजूद होते हैं। फिर भी मोहुआ ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैंने निर्णय ले लिया है, सज्जन। मेरी आध्यात्मिक जड़ें औसत दर्जे की हैं और मेरे लिए दूसरों से तुलना करना आसान नहीं है। मैं बस यही चाहता हूं कि मैं अपनी शिक्षाओं को कम न करूं और अपनी शिक्षाओं में कुछ प्रगति कर सकूं। चूंकि मैं एक निर्माण गुरु बनना चाहता हूं, इसलिए दिव्य ज्ञान स्वाभाविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा उतनी मायने नहीं रखती। एक निर्माण गुरु की अड़चन दिव्य बोध में होती है और त्यानयान जुए में भी यही बात है। मेरे लिए सब कुछ एक जैसा है, जब तक मैं निर्माणों के अध्ययन और अपनी दिव्य बोध को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करता हूं, ये पर्याप्त है।
ताओ साधना का मार्ग वैसे भी कभी सुगम नहीं होता, सफलता भाग्य द्वारा निर्धारित होती है, हम बस अपना सर्वोत्तम प्रयास कर सकते हैं। श्री जुआंग थोड़ा अचंभित हुए, लेकिन फिर सहमति में सिर हिलाया। आप सही हैं, किसी इतने कम उम्र के व्यक्ति में इतना मजबूत ताओवादी हृदय देखना दुर्लभ है। मो हुआ ऐसी प्रशंसा स्वीकार नहीं कर सका, उसने कुछ शर्मिंदा होकर कहा, सज्जन, ऐसा नहीं है कि वास्तव में मेरा ताओवादी हृदय मजबूत है। श्री जुआंग आश्चर्यचकित रह गए। इसकी मुख्य वजह यह है कि मैं दूसरी तकनीकों की साधना नहीं कर सकता। इस तकनीक के लिए आध्यात्मिक वस्तुओं की जरूरत नहीं है, इसलिए मेरे पास इसे चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। श्री जून मो हुआ भी असहाय महसूस कर रहा था। जबकि दिव्य ज्ञान से जुड़ी समस्याओं का समाधान संभव था, वे कुछ आध्यात्मिक वस्तुएं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत हजारों आत्मा पत्थरों के बराबर थी, मो हुआ जैसे मुक्त साधक की पहुंच से बाहर थी। जब कोई गरीब होता है तो उसका ताओवादी हृदय स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो उसके पास कोई अन्य विकल्प